हेलो एवरीवन, यस दिस इज सोविन सर। आप सभी का इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक नए चैप्टर से। तो गेट रेडी फॉर वन शॉर्ट लेक्चर ऑफ वन ऑफ द इंपॉर्टेंट चैप्टर इन केमिस्ट्री, दैट इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता क्या है, किसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो आपको बता दो कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का मतलब होता है कि जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं। तो हमें सबसे पहले सीखना है कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड आप किसको बोलेंगे, चलो एग्जांपल देता हूं मैं आपको। मान के चलो ये कोबाल्ट है और इसके साथ में NH3 अटैच है 6 टाइम, ठीक है, और ऊपर इस तरह से प्लस चार्ज है। एक ऐसा मैंने कंपाउंड लिया है। अब इस कंपाउंड का मतलब क्या है? इस कंपाउंड का मतलब है कि जो कोबाल्ट है उससे 6 NH3 अटैच है, 1 2 3 4 5 और ये 6, और इसके ऊपर जो चार्ज है वो +3 चार्ज है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे हर एक अमोनिया, NH3 मतलब अमोनिया, अपना जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है उसको उसने क्या किया, यूज कर दिया इस बॉन्ड को बनाने के लिए। दिखाई दे रहा है? वैसे ये अमोनिया का 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे यूज हो गया बॉन्ड को बनाने के लिए, इस अमोनिया का इलेक्ट्रॉन यूज हो गया इस बॉन्ड को बनाने के लिए, यहाँ पे यूज हो गया है, यहाँ पे यूज हो गया है, और इस अमोनिया ने अपने नाइट्रोजन का जो बॉन्ड है इलेक्ट्रॉन वो यूज कर दिया है इस कोबाल्ट के साथ में बॉन्ड बनाने के लिए। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड वो बॉन्ड होते हैं जहां पे सिर्फ और सिर्फ एक ही स्पीसीज इलेक्ट्रॉन देता है या फिर एक ही स्पीसीज का इलेक्ट्रॉन शेयर किया जाता है। दोनों स्पीसीज या दोनों एटम इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं करते हैं। शेयर करने का प्रोसेस जो होता है या जो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन होता है वो कोई एक ही एटम देता है, दोनों एटम इलेक्ट्रॉन नहीं देते हैं। वापस से मैं रिपीट कर रहा हूं, ऐसे बॉन्ड को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड या फिर डेटिव बॉन्ड। बहुत जगह पे आपको बुक में सुनाई देगा ऐसा बॉन्ड, तो कंफ्यूज मत होना ये क्या होता है, डेटिव बॉन्ड। 11th में ये रहा होगा शायद, डेटिव बॉन्ड। डेटिव बॉन्ड का मतलब वही सेम कि एक ही एटम अगर अपना इलेक्ट्रॉन देता है और सामने वाले से बॉन्ड बनाता है तो दैट इज कॉल्ड एज डेटिव बॉन्ड। मतलब कोऑर्डिनेट बॉन्ड समझ में आ गया। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा तो वैसे ही कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनेंगे कि जो कंपाउंड विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनते हैं दैट इज कॉल्ड एज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। और कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होंगे? व्हेन द लिगेंड, आपको बता दो कि ये जो अटैचमेंट होता है ना जो अपना इलेक्ट्रॉन देके बनाते हैं उसको हम लिगेंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लिगेंड। तो जब लिगेंड क्या करता है, अपना इलेक्ट्रॉन दे के सामने वाले से बॉन्ड बनाता है, इसका मतलब कि उस कंपाउंड को हम बोलेंगे कि ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है और वो कंपाउंड होगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। और जो स्पीसीज अपना इलेक्ट्रॉन देगा उसको हम बोलेंगे लिगेंड। कोई डाउट है? तो सबको क्लियर हो चुका है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड क्या होता है और लिगेंड क्या होते हैं। लिगेंड का मतलब जो अपना इलेक्ट्रॉन देके सामने वाले से बॉन्ड बनाएंगे। चलेगा? कोई कंफ्यूजन? तो अब अगला टॉपिक आने वाला है क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स। चलो दिखाता हूं मैं आपको क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स। लिगेंड्स कितने टाइप के होते हैं, काफी इजी होने वाला है, एक बार समझ जाएंगे आपको बहुत अच्छा लगेगा। जब मैं लिगेंड की बात करता हूं तो लिगेंड जो होता है जनरली तो 2 पार्ट का दिया हुआ, 3 पार्ट का दिया है, सॉरी जनरली 3 पार्ट का दिया है। जैसे कि पहला है मोनोडेंटेट लिगेंड, दूसरा है पॉलीडेंटेट लिगेंड और तीसरा है एमबी। अब क्वेश्चन है कि मोनोडेंटेट का मतलब क्या होता है। देखो मोनोडेंटेट का मतलब होता है एक ऐसा लिगेंड जहां पे सिर्फ एक ही एटम होगा जिसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होंगे और वो अपना लोन पेयर देके क्या करेगा, बॉन्ड बनेगा। मतलब कि जो साइट ऑफ अटैचमेंट होने वाला है या फिर जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला है वो एक ही बंदा होगा, वो एक ही एटम उसके पास रहेगा, एक ही एटम वाला बंदा रहेगा। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने बोला NH3, तो यहाँ पे सिर्फ ये N के पास वो कैपेसिटी है जो अपना इलेक्ट्रॉन देके बॉन्ड बना सकता है, यहाँ पे चलेगा। तो NH3 का होगा मोनोडेंटेट के अंदर आएगा। वापस से मैं रिपीट कर रहा हूँ, मोनोडेंटेट का मतलब क्या हुआ? मोनोडेंटेट का मतलब हुआ कि एक ऐसा स्पीसीज, एक ऐसा कंपाउंड जिसमें एक ही एटम इलेक्ट्रॉन देने की कैपेसिटी रखता है, दैट इज कॉल्ड एज मोनोडेंटेट। और पॉलीडेंटेट का मतलब है मोर देन वन। तो अगर एक कंपाउंड है जहां पे मोर देन वन अटैचमेंट हो सकते हैं, जैसे एग्जांपल के लिए बाय, डाई, ट्राई, टेट्रा, इस तरह से आ सकते हैं, ठीक है। तो मैं एग्जांपल लेता हूं बायडेंटेट का, मेरे ख्याल से वो आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो बायडेंटेट का एग्जांपल मैंने ले लिया इथिलीन डाइअमाइन। देखो ये जो कंपाउंड मैं बना रहा हूं ये कंपाउंड एक ही है, इसका नाम है इथिलीन डाइअमाइन। अब यहाँ पे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर भी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, मतलब इनके पास कैपेसिटी है कि ये यहाँ से बॉन्ड बना सकता है, यहाँ से बॉन्ड बना सकता है। समझो कोबाल्ट को बॉन्ड बना रहे कोबाल्ट के साथ में, तो इसका मतलब कि एक स्पीसीज के पास कैपेसिटी कि वो 2 अटैचमेंट दिखा सकता है, इसको हम बोलेंगे बायडेंटेट। वैसे मोर देन वन के अंदर ये पॉली हो सकता है, बाय डाई टेट्रा, बाय डाई टेट्रा इस तरह से आ सकते हैं, ठीक है, पेंटा हेक्सा। तो आपको इस तरह से अलग अलग क्या होंगे इसके अंदर आएंगे। अब इसमें एक और एग्जांपल आता है पॉली के अंदर जो काफी फेमस होता है,
EDTA, याद रखना EDTA क्या होता है। EDTA का फुल फॉर्म पहले मैं लिख देता हूँ, इथिलीन डायअमाइन टेट्रा एसीटेट आयन, टेट्रा एसीटेट आयन, ये इसका फुल फॉर्म है। इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा चलो वो मैं दिखाता हूँ। EDTA का मतलब है इथिलीन डायअमाइन। तो इथिलीन कैसे बनाएंगे, 2 कार्बन से इथिलीन बना दिया, देखो मैंने डायअमाइन बोला है तो इसके ऊपर N लगा दो। एक एक चीज को समझते चलो, मजा आ जाएगा आपको। दिख रहा है, टेट्रा एसीटेट, एसीटेट का मतलब होता है कुछ इस तरह से C डबल बॉन्ड O माइनस, इसको एसीटेट बोलते हैं। C डबल बॉन्ड O माइनस, दिखाई दे रहा है, इसको एसीटेट बोलेंगे। ये 2 एसीटेट हो गया। आप मुझे टेट्रा बोला तो 2 यहां लगा दो, वही काम यहां पे कर दो। अब हर एक कार्बन की, नाइट्रोजन की, ऑक्सीजन की वैलेंसी पूरा पूरा आपको समझ में आ जाएगा। वो तो पहले से पूरा है, यहाँ पे कार्बन के लिए 2 H आ जाएंगे, नाइट्रोजन पहले से पूरा है, इस कार्बन के लिए 2 H लगा दो, इसके लिए 2 H लगा दो, इसके लिए 2 H लगा दो, इसके लिए 2 H लगा दो। अब जो ये कंपाउंड दिख रहा है आपको इस समय, इसके ऊपर 4 माइनस चार्ज आएगा क्योंकि 1 2 3 4 है। इस कंपाउंड का नाम है EDTA आयन, चलेगा, EDTA 4 माइनस आयन। सबको समझा? ये कितना अटैचमेंट दिखा सकता है जरा देख लेते हैं। नाइट्रोजन यहाँ पे 2 दिख रहा है और 4 अटैचमेंट ऑक्सीजन के थ्रू मिलेंगे जो नेगेटिव चार्ज है, मतलब 4 O बनाएगा और 2 नाइट्रोजन बनाएगा। तो टोटल कितने अटैचमेंट दिखाएंगे, ये 6। इसका मतलब ये किस टाइप का एग्जांपल हो सकता है लिगेंड में, ये हो सकता है हेक्साडेंटेट का एग्जांपल। किसका एग्जांपल हो सकता है, ये हेक्साडेंटेट का एग्जांपल हो सकता है। कोई डाउट है किसी को तो बोलना, वापस से मैं रिपीट कर रहा हूं। इस स्ट्रक्चर में एक ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन, ये 4 ऑक्सीजन ऐसे हैं जो अटैचमेंट दिखाने की कैपेसिटी रखते हैं क्योंकि नेगेटिव चार्ज है। दूसरा, ये नाइट्रोजन के पास क्या है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, जिसकी वजह से ये क्या दिखाएंगे, ए भी अटैचमेंट दिखाएंगे। और टोटल कितने अटैचमेंट बनेंगे, 6 अटैचमेंट। इसीलिए EDTA जो होता है वो हेक्साडेंटेट के अंदर आता है। चलेगा। अब क्वेश्चन है कि सर ये एम्बीडेंटेट क्या था। एम्बीडेंट का मतलब है जहां पे अटैचमेंट जो होगा 2 लोग कर सकते हैं, दोनों के पास कैपेसिटी है, बट अटैचमेंट कोई एक ही करेगा। जैसे एग्जांपल के लिए नाइट्रो ग्रुप ले लो, NO2। अब यहाँ पे अटैचमेंट ये N कर सकता है, या फिर इसको अगर आपने ऐसे लिया तो ये O भी अटैचमेंट कर सकता है। इस तरह के एग्जांपल को मैं क्या बोलूंगा, एम्बीडेंटेट बोलने वाला हूं। क्या बोलने वाला हूं मैं, एम्बीडेंटेट बोलूंगा, जिसमें 2 लोगों के पास कैपेसिटी होती है अटैचमेंट करने की, बट अटैचमेंट कोई एक ही करेगा। चलेगा। अ कंपाउंड हैविंग a compound in which 2 atoms can make a bond with the other metal atom। चलेगा, जो भी मेटल एटम या जो भी मेटल उसके साथ 2 बॉन्ड बना सकते हैं, दोनों एटम बना सकते हैं, बट आप क्या देखेंगे कि सिर्फ एक ही एटम बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी रखेगा या एक ही एटम बॉन्ड बनाएगा, उसको बोलते हैं एम्बीडेंटेट। एग्जांपल मैंने आपके सामने रखा हुआ है। कोई डाउट है, कुछ लिखना है तो आप लिख लीजिए। 1 शॉट लेक्चर चल रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर चल रहा है, एक बार अटेंड करेंगे, आपको हर एक कांसेप्ट क्लियर है। मैं वापस से रिपीट कर रहा हूं, ये टाइम नहीं है आपका नोट्स बनाने का। तो आप क्या कर सकते हो, 1 शॉट लेक्चर देख लिया, टेक्स्ट बुक लेके बैठो, कौन सा कंटेंट पढ़ा रहा हूं उस कंटेंट को टेक्स्ट बुक में रिलेट करो फटाक से, और मार्किंग कर लो पेंसिल से कि अच्छा ये कंटेंट समझ में आ चुका है, मुझे पूरा पैराग्राफ समझ में आ गया है, या क्या बोल रहा हूं मैं वो पूरा कंटेंट समझ में आ गया है। ठीक है, इस तरह से आप करेंगे तो आपका जो लेक्चर है यूटिलाइज हो जाएगा अच्छे से। 1 शॉट लेक्चर का इंपॉर्टेंस यही है। आप कहेंगे कि 1 शॉट लेक्चर, क्योंकि अभी टाइम बहुत कम बचा है कि आप एक एक चैप्टर का नोट्स बनाओ। हाँ, आप ये नोट्स तब बना सकते हैं जब आपके बाकी सब्जेक्ट हो गए हैं, सिर्फ केमिस्ट्री बचा हुआ है, बाकी सब्जेक्ट आपने बहुत अच्छे से कर लिए, तो केमिस्ट्री का आप नोट्स भी बना सकते हैं, नो डाउट। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि बीइंग ए स्टूडेंट क्या होता है कि जनरली हर सब्जेक्ट इतना अच्छा नहीं हो पाता है, सब लेके चलते हैं तो सब में थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ बचा ही रहता है। तो यही मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सारे सब्जेक्ट जो है अच्छे से कर लेंगे, इंक्लूडिंग केमिस्ट्री। चलो बात करते हैं अगले कंटेंट की तरफ। तो क्लासिफिकेशन ऑफ लेजेंड में किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ। नेक्स्ट कंसेप्ट जो होने वाला है आपके लोगों को देख लो, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर किसी भी सेंट्रल एटम का, जो हम लोग देख रहे थे अभी कोबाल्ट था, या कोई और मैं एग्जांपल दूंगा जहां पे सेंट्रल एटम होगा, तो सेंट्रल एटम या सेंट्रल मेटल जो होते हैं उनके पास कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब सेकेंडरी वैलेंसी। तो सेकेंडरी वैलेंसी या कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, ये कैसे पता चलेगा? तो बहुत सिंपल सा डेफिनेशन है, सेंट्रल एटम से जितने लीजेंड अटैच होंगे उतना ही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। द नंबर ऑफ लीजेंड डायरेक्टली बॉन्डेड टू सेंट्रल एटम इज नोन एज कोऑर्डिनेशन नंबर। क्लियर है? जितने भी लीजेंड अटैच होंगे, लीजेंड क्या होता है, जो अपना इलेक्ट्रॉन देके बॉन्ड बनाता है, ठीक है, उसको लीजेंड बोलते हैं। तो वो लोग जितने अटैच रहेंगे सेंट्रल एटम से उतना क्या रहेगा, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर रहेगा। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं बोलूं आपसे कि ये मेरे पास एक क्वेश्चन है, FeCN6 टाइम है और ऊपर 2 माइनस लिखा है, चलो बताओ इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? तो आप क्या बोलेंगे, CN6 है, मतलब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो सकता है। CN का मतलब ये O एटम है,
ये वो स्पीसीज है जो लीजेंड दिखा रही है, और ये Fe का सेंट्रल एटम है जिससे Cl अटैच है 6 बार। कितनी बार अटैच है? 6 टाइम। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो सकता है। कोई डाउट है? अगला क्वेश्चन आता है कि ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं, या ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है। देखो, ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब होता है कि जो हम इलेक्ट्रॉन का लेन देन करते हैं, ठीक है, जो हम इलेक्ट्रॉन का लेन देन करते हैं तो उसके ऊपर लेन देन करने के बाद सेंट्रल एटम के पास एक चार्ज बच जाता है, वो चार्ज को ही हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। द नेट चार्ज, तो ओवरऑल चार्ज चलेगा प्रेजेंट ऑन द सेंट्रल एटम आफ्टर लूजिंग, गेनिंग, शेयरिंग, जो भी रहेगा, ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन के बाद जो भी उसके पास चार्ज बच जाते हैं, दैट इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन नंबर। जैसे एग्जांपल के लिए मैं बोलूं, ये देख लीजिए आप, FeCN6 का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप क्या करेंगे? तो Fe का ऑक्सीडेशन निकालना है, Fe को वैसे का वैसे रख दो, Cn जो होता है -1 होता है, तो -1 × 6, तो 6 × -1 = -2, ये नेट चार्ज उसको जहां रहेगा वहीं रख दो। तो ये बन गया Fe - 6 = -2, Fe = -2 + 6, तो Fe = बन जाएगा +4। तो मतलब +4 क्या है? इसका ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा। हमेशा सेंट्रल एटम का जो ऑक्सीडेशन नंबर आएगा हमेशा प्लस में आएगा, कोई भी नंबर होने दो बट हमेशा प्लस में आएगा, इस बात का ध्यान रखना। कोई डाउट है किसी को? दूसरा एक एग्जांपल देख लीजिए, अगर ये कभी क्वेश्चन ऐसा आ गया तो आप क्या करेंगे? कई बार क्वेश्चन ऐसा भी आया हुआ है, बोलेंगे Fe का ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, ऐसा आ गया तो भी आप वही रूल फॉलो करेंगे। K कितना होता है? 1 होता है, तो 1 × 3 3। Fe का हमें पता नहीं है। Cn कितना होता है? तो आप बोलेंगे 1 होता है, तो 1 मतलब -1, ऊपर चार्ज कुछ नहीं तो 0 लगा दो। 3 + Fe - 6 = 0, सॉल्व किया तो -3, और यहाँ पे आ गया Fe = +3। यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर Fe का +3। बहुत से बोलेंगे सर Fe तो पहले +4 आ रहा था, +3 क्यों आ रहा है? आयरन जो होता है ऑक्सीडेशन, अगर आपको याद होगा डी ब्लॉक में मैं पढ़ाऊंगा आपको, डी ब्लॉक में जो आयरन होता है, कोबाल्ट होते हैं, निकल होते हैं, ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन दिखाते हैं, ठीक है। तो समय के साथ ये अपना ऑक्सीडेशन बदलते रहते हैं कंपाउंड में। चलेगा, तो ऑक्सीडेशन निकालने आ गया। अब क्वेश्चन है कि सर ये Cn का -1 ये आपको कैसे पता चला? तो मैं वापस से रिपीट कर रहा हूँ, टेक्स्ट बुक में एक टेबल दिया गया है, टेक्स्ट बुक में एक नहीं बल्कि 3 टेबल दिए गए हैं, 3 टेबल दिया गया। पहला जो टेबल है वो पूरा का पूरा लीजेंड के बारे में है, आपको उससे बता देता हूं मैं, लीजेंड्स के बारे में है। उस लीजेंड में किस कंपाउंड का क्या नाम होता है, कितना चार्ज है, और आयुर्वेद में उसको क्या पढ़ते हैं। जैसे कि Cn को साइनो पढ़ते हैं, OH को हाइड्रोक्सो पढ़ते हैं, H2O को एक्वा पढ़ते हैं। H2O को हम क्या पढ़ते हैं? एक्वा। एक्वा का नाम सुना होगा आपने, इसी वर्ड से निकला हुआ एक्वा, आयुर्वेद में इसको एक्वा पढ़ते हैं, ठीक है। ऐसे अलग अलग नाम होंगे जो लीजेंड्स के। प्लीज टेक्स्ट बुक को रिफर कीजिए, क्योंकि मैं वो वापस से लिखाऊंगा तो अननेसेसरी वो वेस्टेज ऑफ टाइम होगा, और वो चीजें टेक्स्ट बुक में दी गई है, पढ़ना आपको ये, बस मैं आपको बता रहा हूँ कि ये चीज आपको याद होनी चाहिए। जो टेबल में 3 कंटेंट दिया है, पहला लीजेंड दिया है, दूसरा दिया कि अगर कोई एनायनिक मटेरियल होगा, कोई एनायनिक एटम होगा, एनायनिक, ये पकड़ लो अपना, एनायनिक स्पीसीज पकड़ लो, ठीक है। एनायनिक का मतलब ऐसा कंपाउंड जिसके नेट चार्ज के ऊपर क्या रहेगा? नेगेटिव चार्ज रहेगा। नेट चार्ज क्या होना चाहिए? नेगेटिव होना चाहिए, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। तब जो सेंट्रल एटम होता है, याद रखना, तब जो सेंट्रल मेटल होता है उसके नाम में हमेशा ATE लग जाता है। हालांकि कुछ चेंजेस होते हैं बट जनरली ATE बोलते हैं। जैसे फेरस फेरेट बन जाएगा, ठीक है, कॉपर क्यूप्रेट बन जाएगा, तो हमेशा ATE लगाते हैं। जब उसका नेट चार्ज किसी कंपाउंड का नेगेटिव रहेगा तब ये लगाते हैं। तो ये टेबल में भी कौन सा मेटल क्या बन जाता है एक बार रीड करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। और तीसरा जो दिया हो तो आपको पता है आईपीए का टेबल दिया हुआ जो मैं आपको सिखाऊंगा। तो तीसरा टेबल लर्न नहीं करना है, सिर्फ अपने प्रैक्टिस के लिए बाद में कर सकते हैं। चलेगा, इतना समझ में आ गया। ऑक्सीडेशन में कोई डाउट है कहीं पर भी? चलो आगे बढ़ते हैं, फटाफट इस चैप्टर को लेके चलते हैं, कम टाइम में खत्म कर देंगे। ये भी एक अच्छा चैप्टर है, एक अच्छा कंटेंट है, बहुत मजेदार चैप्टर से डील हो रही है। अब हम कुछ टर्म्स की बात करेंगे जो इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में फ्रीक्वेंटली यूज होता है, ठीक है, फ्रीक्वेंटली यूज होने वाला टर्म्स देख लीजिए। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सबसे पहले अगर मैंने लिखा है यहाँ पे CONH3 टाइम और ब्रैकेट के बाहर मैं क्या करता हूँ यहाँ पे लगा देता हूँ Cl3, ऐसे मैंने लगा दिया, ठीक है। तो याद रखना कि जो अंदर होता है उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी वैलेंसी। क्या बोलते हैं? ये सेकेंडरी वैलेंसी है। और बाहर वाले को बोलते हैं प्राइमरी वैलेंसी। बाहर वाले को हम क्या बोलेंगे? प्राइमरी वैलेंसी। सेकेंडरी वैलेंसी जो होती है उसको हम बोलते हैं नॉन आयनाइजेबल। नॉन आयनाइजेबल मतलब ये टूटेगा नहीं कभी भी। ये अंदर का जो ब्रैकेट वाला पार्ट है ना, कभी भी किसी भी एक्वस सॉल्यूशन में टूटता नहीं है, ये हमेशा वैसे का वैसे ही रहेगा। और ये अपने आयन के रूप में टूटेगा तो इसको हम बोलेंगे आयनाइजेबल। क्या बोलेंगे इसको? हम आयनाइजेबल बोलेंगे, आयनाइजेबल। और ये नॉन आयनाइजेबल। यहाँ तक क्लियर हो चुका है सबको? यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? प्राइमरी, सेकेंडरी, आयनाइजेबल, नॉन आयनाइजेबल समझ में आ गया? चलो, तो अब हमारा जो क्वेश्चन होने वाला है कि कुछ टर्म्स क्या हैं। जैसे पहला टर्म आ सकता है आपके लिए कोऑर्डिनेशन स्फीयर। हम क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन। देख लो जरा,
कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होता है? तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर का मतलब है कि जो हम स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं ना, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो कुछ भी दिखाई दे रहा है दैट इज कॉल्ड एज कोऑर्डिनेशन स्फीयर। चलेगा, इसको हम कोऑर्डिनेशन एंटिटी भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? कोऑर्डिनेशन एंटिटी के नाम से भी क्वेश्चन आता है, तो यही आंसर, कुछ अलग नहीं है। कोऑर्डिनेशन एंटिटी मीनिंग समझ लो, टेक्स्ट बुक में सब कुछ दिया हुआ है। मैं वापस से रिपीट कर रहा हूँ, वन शॉट लेक्चर का मतलब आप नोट्स बनाने मत बैठो, टेक्स्ट बुक खोलो और देखो कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहाँ पे है। अच्छा, अभी जो लाइन लिखी है, जो सर ने बोला, हाँ समझ में आ गया। कोऑर्डिनेशन एंटिटी भी होता है। फिर आता है काउंटर आयन। काउंटर आयन हम किसको बोलते हैं? देखो, काउंटर आयन का मतलब है, जैसे कि एग्जांपल आपने लिया था इसके पहले K3FeCN6 इस तरह से। तो जब इसको हम ब्रेक करेंगे, जब इसको हम एक्वस सॉल्यूशन में डालेंगे, तो मैंने बोला था कि स्क्वायर ब्रैकेट वाला नहीं टूटता है, तो मतलब ये पूरा का पूरा वैसे का वैसे ही रहेगा। FeCN6 वैसे का वैसे ही रहेगा, बट ये K क्या होगा आपका प्लस में टूट जाएगा, तो K बन जाएगा 1 प्लस, चलेगा 3 टाइम से, इसके 3 की वजह से ये 3 माइनस बन जाएगा। तो ये जो 3 प्लस तुम्हें दिखाई दे रहा है दैट इज कॉल्ड एज काउंटर आयन, मतलब ये इस आयन को हम बोलते हैं काउंटर आयन। कोई डाउट है किसी को? तो जो आयन हमारा जो होता है स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर कैटायन, उसको हम काउंटर आयन बोल सकते हैं। कोई भी आयन जो प्राइमरी वैलेंसी दिखाता है उसको हम क्या बोल सकते हैं? क्या बोल सकते हैं? उसे हम काउंटर आयन बोल सकते हैं। चलेगा, ये प्राइमरी वैलेंसी का मतलब -3 हो गया ना इसकी वजह से, तो इसकी वजह से ये -3 हो गया। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या ये, अगर आपको ये दिया गया एग्जाम में और बोलेंगे क्या ये आपको एनायनिक कंपाउंड है, तो आप बोलेंगे यस ये एनायनिक है। कैसे पता चला? इसको ब्रेक करेंगे तो K प्लस और ये पूरा होल टर्म क्या हो जाएगा माइनस। देखो, बट स्टार्टिंग में वो माइनस दिख नहीं रहा था मुझे, स्टार्टिंग में माइनस नहीं दिख रहा था, बट अब मुझे पता चला कि एक्वस सॉल्यूशन में डालने पे ये माइनस बन जाता है, ये प्लस हो जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है कि इसको भी हम क्या कंसीडर करेंगे? एज ए एनायनिक। एनायनिक का रूल क्या है? एनायनिक का रूल है कि जो आई पे लिखी हो तब ये फेरस मेरा फेरेट बन जाएगा, मतलब ATE लगाना होगा मुझे आगे। कोई डाउट है किसी को? कहीं पर भी चेक कर लीजिए, फटाफट देख लीजिए। चलो, अब आने वाला है डबल सॉल्ट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में डिस्टिंग्विश। काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है कि भाई डबल सॉल्ट और ये क्या होता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है। तो डबल सॉल्ट काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। डबल सॉल्ट एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की अगर मैं बात करूं तो कुछ पॉइंट्स आप याद रख लीजिए एकदम अच्छे से। मान के चलो मैंने डबल सॉल्ट का एग्जांपल लिया है इस तरह से, Al2SO4 और यहाँ पे मैंने ले लिया FeSO4 और मैंने ले लिया 24H2O। मैं ऐसे कोई भी एक बड़ा कंपाउंड ले लेता हूँ, चलेगा? दिखाई दे रहा है सबको? FeSO4 Al2SO3 24H2O। और एक मैंने कंपाउंड लिया इसके नीचे CONH3 6 टाइम ब्रैकेट के बाहर Br3। एक मैंने ऐसा कंपाउंड लिया। अब एग्जाम में क्वेश्चन दोनों आ गए, तुम्हें ये लिखा होगा और ये लिखा होगा, बोलेगा कि ऊपर वाला डबल सॉल्ट है, नीचे वाला कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, बताओ कैसे? एक्सप्लेन व्हाई दिस कंपाउंड कंसीडर्ड एज डबल सॉल्ट व्हाइल दिस कंपाउंड कंसीडर्ड एज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। क्यों? तो याद रखना, डबल सॉल्ट की खासियत क्या है कि आप बोलेंगे जब डबल सॉल्ट को हम एक्वस सॉल्यूशन में मिलाते हैं, मतलब पानी के अंदर मिलाएंगे, तब ये अपने कंस्टिट्यूएंट्स आयन में टूट जाता है। अपने कंस्टिट्यूएंट्स का मतलब एकदम स्टार्टिंग वाला जो रहेगा ना एलिमेंट, उस आयन में टूट जाएगा। जैसे Fe बन जाएगा Fe2+, सल्फेट बन जाएगा 2-, एल्युमिनियम बन जाएगा 3+। इस तरह से ये अपने कंस्टिट्यूएंट्स आयन में टूट जाएंगे। सल्फेट पहले से टूट चुका है, ठीक है, ये अपने कंस्टिट्यूएंट्स आयन में टूट जाता है। जबकि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ऐसा नहीं होता है, ये पूरा का पूरा अपने कंस्टिट्यूएंट्स आयन में नहीं टूटता है। सिर्फ जो प्राइमरी वैलेंसी है वही टूटेगा, सेकेंडरी आपका वैसे का वैसे रहेगा। तो बोलो यहाँ पे क्या बन जाएगा? CONH3 6 टाइम, ये 3A माइनस होता है Br माइनस है, पहले दिखा दो मैं आपको, Br-1 होता है, बट ये 3 है, तो इसका 3 की वजह से ये 3+ बन जाएगा। बोलो ये टूटा क्या? पूरी तरह से नहीं टूटा। इसका मतलब ये क्या माना जाएगा? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड माना जाएगा। कुछ गया दिमाग में? कुछ गया दिमाग में? कोई डाउट है किसी को? तो एक्वस सॉल्यूशन में ये क्या होता है? पूरा टूट जाता है, ये पार्शियल टूटता है, बोल सकते हो आप। पूरा नहीं टूटता, पार्शियल टूटता है। यही एक मेन रीजन है कि ये डबल सॉल्ट है, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, बस और कुछ नहीं, और कुछ नहीं। चलेगा? देख लीजिए, देख लीजिए, फटाफट देख लीजिए। सेट है एकदम डबल सॉल्ट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के ऊपर इंफॉर्मेशन। चलो अगला जो क्वेश्चन आने वाला आपके लिए वो कुछ और क्लासिफिकेशन हम सीखने वाले हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब क्वेश्चन है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के और भी कुछ क्लासिफिकेशन होते हैं, ठीक है? क्या क्या हो सकते हैं? जैसे कि पहला मैं यहाँ पे ले रहा हूं होमोलिप्टिक, होमोलिप्टिक कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो होमोलिप्टिक क्या होता है? देखो जैसे मैंने लिखा CONH3 6 टाइम और मैंने ले लिया Cl3, तो बताओ लिगेंड यहाँ पे कौन है? NH3 है। कितनी बार है? 6 टाइम है। बताओ ओनली वन टाइप ऑफ लिगेंड आई एम यूजिंग। तो जब कभी भी ओनली वन टाइप ऑफ लिगेंड यूज होगा, ओनली वन टाइप ऑफ लिगेंड अगर यूज किया है आपने, ध्यान से सुनो,
ओनली वन टाइप ऑफ लिगेंड अगर आपने यूज किया है तो इसका मतलब वो क्या रहेगा, होमोलिप्टिक। ये एग्जांपल होमोलिप्टिक का हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। हेट्रोलिप्टिक की बात करते हैं। हेट्रोलिप्टिक का मतलब ही है बच्चे यहाँ पे, हेट्रोलिप्टिक का मतलब ये है कि मोर देन वन टाइप, आप सिर्फ एक टाइप से खुश नहीं होने वाले। जैसे कि यहाँ पे ले लो H2O 4 टाइम, NH3 ले लो 2 टाइम्स, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर Cl3 लगा दो। ये भी क्या है आपका, ये भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है जिसके अंदर H2O जो होता है आपका लिगेंड है, NH3 भी लिगेंड है, बट दो अलग अलग लिगेंड आपने यूज किया है, तो इनको हम बोलेंगे हेट्रोलेप्टिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। क्लियर है? तो ये क्लासिफिकेशन में कोई डाउट है किसी को? एग्जाम में आएगा क्लासिफिकेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है, बेस्ड ऑन लिगेंड, तो लिगेंड के बेस पे आप क्लासिफाई कर रहे हो। कोई डाउट है देख लीजिए, जल्दी से समझ लीजिए। बहुत ही मजेदार चैप्टर चल रहा है, बहुत ही धमाकेदार कांसेप्ट चल रहा है, क्लासिफिकेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। चलो अब मैं आगे बताता हूं। इसके आगे जो क्लासिफिकेशन है वो यहीं पे नहीं रुकता है, कुछ और भी इसके होते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यहीं पे नहीं रुका है बच्चे, और भी कंटेंट आया हुआ है। कौन सा कंटेंट आया है, क्या है, सब दिखा रहा हूं आपको, सब दिखा रहा हूं, बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए, कोई टेंशन नहीं, सब कुछ आएगा आपको समझ में। तो क्लासिफिकेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है आपका, क्लासिफिकेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इसमें जो है हम चार्जेस के बेस पे भी ले सकते हैं। जैसे कि मैंने ले लिया पहले केटायनिक। अब केटायनिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होगा, जब नेट चार्ज पॉजिटिव रहेगा। बहुत सिंपल सा आंसर है, नेट चार्ज क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। नेट चार्ज का मतलब जैसे कि CO NH3 6 टाइम है और Cl3 है। देखो जब मैं इसको ना एक्वस सॉल्यूशन में डालूंगा तो मुझे पता है कि CO NH3 6 टाइम, और ये क्या होगा आपका Cl माइनस निकल जाएगा क्योंकि प्राइमरी है, 3 से मल्टीप्लाई का, और ये बन जाएगा 3+। देखो ये 3+ बना ना, तो या तो डायरेक्टली 3+ लिखा होगा, या तो 3+ बनेगा तो भी उसको हम क्या बोलेंगे, केटायनिक के अंदर डालेंगे। क्लियर है? एनायनिक, एक बार एग्जांपल देख लो, एग्जांपल नंबर 1 के बाद एग्जांपल नंबर 2। कहीं पर अगर ऐसा नहीं दिया तो क्या करोगे, कहीं पे ऐसा दे दिया है तो आप क्या करोगे, देख लो, कहीं पे ऐसा दे दिया, स्ट्रेट फॉरवर्ड दे दिया है कि भाई CuH2O 6 टाइम में 2+, इसका मतलब कि ये 2+ क्या है हमारा, ये 2+ जो है क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि नेट चार्ज पॉजिटिव है। नेट चार्ज पॉजिटिव मतलब केटायनिक हो गया। नंबर सेकंड आता है एनायनिक। एनायनिक के अंदर क्या होगा, वही सेम, या तो आपको पता होगा पहले से कि हाँ ये प्लस चार्ज, सॉरी ये नेट चार्ज में माइनस दिखाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए जरा ये देख लो, FeCN 4 टाइम्स, सॉरी इसको 6 ले लो, 6 टाइम्स -3, देखो इस तरह से दिया हुआ है, दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे क्लियरली -3 दिया है तो नेट चार्ज क्या है, नेट चार्ज नेगेटिव है। दूसरा आ सकता है कुछ इस तरह से, लिथियम थ्राइस FeCN 6, ऐसा आ गया, तब आप क्या करेंगे, तब इसको एक्वस सॉल्यूशन में डालेंगे, लिथियम टूट के प्लस बन जाता है, जनरली आपने सुना होगा, देखा होगा, और इसकी वजह से ये क्या बन जाएगा, FeCN 6 जो है वो आपका टूट के -3 बन जाएगा। देख लीजिए, बिल्कुल मैं तेज नहीं जा रहा हूँ बच्चे, कंफ्यूज मत होना सर बहुत फास्ट जा रहे हैं, बिल्कुल फास्ट नहीं जा रहा हूँ मैं। Li3FeCN 6 को मैंने तोड़ा तो क्या बन गया, प्लस बन जाएगा और ये माइनस बन जाएगा। इस माइनस का प्रेजेंस हमें ये बताता है कि ये एनायनिक है। और लास्ट आता है न्यूट्रल, नो नेट चार्ज, नो नेट चार्ज, नो नेट चार्ज। तो कोई भी कंपाउंड मान लीजिए जैसे कि FeCO5 टाइम्स, ये हो गया आपका विदाउट एनी चार्ज, कोई चार्ज नहीं है, और अच्छा खासा आपका क्या है, कंपाउंड रहेगा जो कि न्यूट्रल दिखाएगा। क्लियर है? तो क्लासिफिकेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दो मैंने सिखाया, हेट्रोलिटिक और होमोलिप्टिक, उसके बाद एनायनिक, केटायनिक और न्यूट्रल। कोई डाउट है? चलो अब आगे बढ़ते हैं। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आईयूपैक नेम से बात करने वाला हूं मैं, तो गेट रेडी फॉर आईयूपैक नेम। इसके लिए करना क्या होगा, इसके लिए आपको दो जो मैंने टेबल बताया था ना, चाहिए तो आपको पेज नंबर भी स्पेसिफाई कर देता हूं मैं, ठीक है। उस पेज नंबर पे जाइए, टेक्स्ट बुक के वो जो ऊपर के दो टेबल है उसको भाई पढ़ लीजिए, रट्टा नहीं मारना है, तो एक दो बार पढ़ेंगे तो याद हो जाता है ऑटोमेटिक, क्योंकि क्वेश्चन आपको दिया जाएगा, अब क्वेश्चन देख के आंसर बनाना होगा, सिंपल सा उसका नाम लिखना होगा, साइनो, क्लोरो, ब्रोमो, फ्लोरो, सब आप जानते हो, एक दो नाम ही सिर्फ डिफिकल्ट है और कुछ है नहीं, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आईयूपैक नेम ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कंफर्म क्वेश्चन इन बोर्ड एग्जाम, कंफर्म क्वेश्चन है। चलिए तो शुरू करते हैं। आईयूपैक नेमिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बहुत इजी होने वाला है, चीजों को समझ लीजिए, मजा आ जाएगा। रूल मैं आपको बताऊंगा, सिर्फ एक ही रूल बताऊंगा, बहुत सारा रूल आपको नहीं बताऊंगा, एक ही रूल बताऊंगा, पूरा आईयूपैक उसी रूल में कवर हो जाएगा। ध्यान से सुनिए, आईयूपैक नेमिंग का जो मैंने रूल यहाँ पे लिखा हुआ है वो होगा पहले केटायन। केटायन का मतलब क्या होता है, स्क्वायर ब्रैकेट के लेफ्ट हैंड साइड में जो कुछ भी दिखाई देगा वो केटायन ही रहेगा। तो पहले किसका नाम लिखेंगे, केटायन, बिना किसी प्रीफिक्स के।
K3 है तो आपको ट्राई पोटेशियम नहीं बोलना है, सिर्फ पोटेशियम बोलना है। ध्यान से सुने की चीज को समझा रहा हूं मैं, मतलब यहाँ पे सिर्फ लिखेंगे पोटेशियम, तो पहले नाम किसका आएगा, केटाइन का। अगर केटाइन प्रेजेंट है तो केटाइन लिखिए, अगर केटाइन प्रेजेंट नहीं है तब आप किसका शुरुआत करेंगे, कहां से शुरुआत करेंगे, लिजेंड विद देयर प्रीफिक्स, तब लिजेंड का नाम लिखेंगे उसके प्रीफिक्स के साथ में। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, मान के चलो सेकंड एग्जांपल, थर्ड एग्जांपल ले लो, थर्ड में भी है, फोर्थ एग्जांपल ले लो, ठीक है। फोर्थ एग्जांपल में देखो यहाँ पे ये क्या है तुम्हारे पास, देख सकते हैं आपके पास यहाँ पे दो लीजेंड्स अटैच है, तो दोनों लीजेंड में आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर ढूंढना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा आपका अमाइन, ये हो जाएगा आपका ब्रोमो, तो ये हो जाएगा टेट्रा अमाइन डाई ब्रोमो। मतलब शुरुआत कहां से करेंगे, लीजेंड से करने वाले, विद देयर प्रीफिक्स, तो ये डाई ब्रोमो टेट्रा यही प्रीफिक्स बोला जाता है। उसके बाद किसका नाम लिखेंगे, सेंट्रल एटम का नाम लिखेंगे विद देयर ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन कैसे निकालते हैं मैंने आपको सिखाया है इसी लेक्चर में, तो आप एक बार देख लीजिए कि ऑक्सीडेशन कैसे निकालते हैं। बट ऑक्सीडेशन निकालने के लिए मिनिमम क्या आना चाहिए, पेज नंबर 196 पे जो आपको टेक्स्ट बुक में टेबल दिया है वो टेबल आपको आना चाहिए और कुछ नहीं, ठीक है। आयुपैक वाला टेबल आना चाहिए, हर एक एजेंट का नाम क्या होता है आयुपैक में, उसका आयन क्या होता है, मिनिमम वो आना चाहिए। उसके बाद लास्ट में जो एनायन है उसको वैसे का वैसे लिख दो, जैसे यहाँ पे Br2 है तो आप लिखेंगे सिर्फ ब्रोमाइड, लास्ट में जो बचा होता है उसको वैसे का वैसे लिखते हैं, ब्रोमाइड हो गया, आयोडाइड हो गया, जो एनायन नाम रहेगा वो एनायन आप नाम लिख दीजिए, चलेगा। और प्रीफिक्स फॉर En मतलब इथिलीन डायमाइन, और EDT है इथिलीन टेट्रा एसिटेट, इथिलीन डायमाइन टेट्रा एसिटेट, इसके लिए जो प्रीफिक्स होते हैं वो 20 होता है, 2 के लिए, 3 के लिए ट्रिस होता है, 4 के लिए टेट्रा किस होता है, 5 के लिए पेंटा किस होता है, ऐसे ही 6-7 होते हैं, ठीक है। तो सिर्फ इन दोनों केस के लिए 12th में आपको बहुत ज्यादा नहीं मिलेगा, सिर्फ ये दो ही मिलेंगे। ये दोनों ऑर्गेनिक लीजेंड होते हैं जो अपने आप में क्या दिखाते हैं, एक अलग नेचर दिखाते हैं, इसलिए इनका प्रीफिक्स अलग होता है। मैंने क्वेश्चन में कहीं पे यूज किया भी है, जरा देख लो, तो जब बताऊंगा तो जरा ध्यान देना इसका नाम कैसे आएगा। क्वेश्चन नंबर 1 मैंने लिखे, कुछ क्वेश्चंस लिखे ताकि आपको प्रैक्टिस मिल जाए। इसका आयुर्वेद नेम क्या होगा, तो के क्या होता है बच्चे, पोटेशियम होता है, तो रूल के हिसाब से पहले केटायन सर ने बोला था पोटेशियम दिखा दो। आगे मैंने क्या बोला था, आगे मैंने बोला लीजेंड विद देयर प्रीफिक्स, प्रीफिक्स क्या है 6 है, 6 मतलब हेक्सा, और Cn को हम बोलते हैं हमारे टेबल के हिसाब से साइनो। अब Fe, ध्यान से सुनो, आयुपैक में एक और रूल याद रखना है आपको कि जब कभी भी आपका नेट चार्ज क्या होगा, नेगेटिव होगा, जो मैंने आपको क्लासिफिकेशन में सिखाया था, तब मैंने आपको बोला था कि उसका जो नाम होता है, मेटल का जो नाम होता है, उसमें आप क्या जोड़ देते हो, ATE जोड़ देते हो, राइट। तो यहां पे जरा चेक करो, K अगर प्लस होगा तो ये पूरा होल कंपाउंड क्या होगा, माइनस होगा, इसका मतलब ये एनायनिक कंपाउंड है। और एनायनिक वाले की खास बात क्या होती है, एनायनिक वाले की खास बात ये होती है कि Fe जो होगा आपका उसमें ATE जुड़ जाएगा, मतलब पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट आ जाएगा। अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर ब्रैकेट में लिखना है रोमन में। कैसे सॉल्व करेंगे, K कितना होता है प्लस, तो +3 +1 × 3 +3 प्लस Fe मुझे पता नहीं, Fe का Cn का -1 × 6 -6 = 0, यहाँ पे आएगा -3 बन जाएगा +3 बन जाएगा, यहाँ पे +3 दिखा दो, मतलब रोमन में 3 दिखा दो। क्वेश्चन नंबर 2 ले लो, थोड़ा सा और ज्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी। आपका नाम आएगा सोडियम, इसका नाम है क्लोरो, H2O को हम आयुपैक में एक्वा बोलते हैं, एक्वा एक ही बार आया हुआ है, तो सोडियम एक्वा पेंटाक्लोरो, देखो ये H2O सिर्फ एक बार आया हुआ है, एक्वा बोल दिया, Cl 5 बार है तो पेंटाक्लोरो बोल दिया। अब आएगा कोबाल्ट, बट सोडियम प्लस है तो ये माइनस बनेगा, तो ये भी कोबाल्टेट बन जाएगा, क्या बन जाएगा, कोबाल्टेट बन जाएगा। कितना आयन होगा इसका, ऑक्सीडेशन कितना होंगे तो देख लेते हैं, ये +2 और ये -5, -3 हो जाएगा +3, तो ये भी 3 में आ रहा है। H2O का ऑक्सीडेशन 0 होता है, कोई चार्ज नहीं होता है, इसलिए मैंने इसको 0 कंसीडर किया, समझ में आ रहा है। चलो नंबर 3 देख लीजिए, पिक्चर और क्लियरिटी मिलेगी। इसका नाम क्या होगा, सोडियम आप बोलेंगे, इसका नाम क्या हो गया, हेक्साफ्लोरो बोलेंगे आप, और ये एल्युमिनियम क्या बन जाएगा, एल्यूमिनेट बन जाएगा, क्या बन जाएगा, एल्यूमिनेट। ये भी 3 आ रहा है क्योंकि मुझे पता है ये 3 और ये 3 मिलके देखो ना, 3 + 3 6 माइनस आ जाएगा +3। नंबर 4 देखो, शायद कुछ चेंजेस मिले, डायब्रोमो टेट्रामाइन, बट अमाइन का नाम पहले लिखेंगे तो मुझे पता है। यहाँ पे देखो कोई केटायन नहीं है, अब कोई केटायन नहीं है तो मैं शुरुआत कहाँ से करूंगा, लीजेंड से करने वाला, तो लीजेंड में क्या आएगा, टेट्रामाइन डाय ब्रोमो, टेट्रामाइन डाय ब्रोमो। उसके बाद प्लेटिनम, वैसे का वैसे रहेगा, ब्रैकेट में ये लिख के ब्रोमाइड लगा दो, चलेगा। इसका आयन जरा चेक कर लो, ये -2 और ये -2 आ जाकर +4 बन जाएगा, तो ये +4 हो गया, चेक कर लो। कोई डाउट है किसी को? चलो तो स्टार्ट करते हैं आयुपैक का रिवर्स वर्जन। रिवर्स वर्जन का मतलब क्या है कि एग्जाम में अगर आपको आयुपैक दिया जाएगा
तब उसके साथ आप कैसे डील करेंगे, उसका स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे। चलो आपको दिखाता हूँ। अच्छा, जो अभी मैंने क्वेश्चन दिया था उसमें जो लास्ट क्वेश्चन है वो मैंने आपके लिए रखा है, तो मैं चाहता हूँ कि उसका आईयूपैक नेम आप कमेंट बॉक्स में लिखिए और बताइए कि उसका आंसर क्या होगा। मैंने जानबूझकर थोड़ा सा चेंजेस किया है, टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन मतलब ही लिया है, बट थोड़ा सा मैंने मॉडिफाई कर दिया है, ठीक है। तो जो लोग जस्ट सोचेंगे कि टेक्स्ट बुक से सर ने दिया है वहीं से कॉपी कर लूँ, ऐसा मत कीजिए, मैंने थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया है। तो देखते हैं कि कितने लोग का आंसर राइट मिलता है। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए ताकि मुझे पता चले कि कितने लोग को आईयूपैक आ चुका है। आईयूपैक एक ऐसा कंटेंट होगा इस चैप्टर में जो डेफिनेटली आने वाला होगा, इस बात का ध्यान रखना। चलो, तो अब मैं बात करूंगा रिवर्स ऑफ आईयूपैक का मतलब क्या हो गया कि आईयूपैक दिया जाएगा और आपको कंपाउंड्स बनाने होंगे। तो मान के चलो कि आपको एक क्वेश्चन मैंने दे दिया यहाँ पे, पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट और ब्रैकेट में दे दिया है फॉर एग्जांपल 3 दे दिया है। इस तरह से क्वेश्चन आ गया और बोल रहा है कि इसका स्ट्रक्चर बना के दिखाओ। तो स्ट्रक्चर में आपको बता दूं, पहला जो नाम दिया होगा, अगर लीजेंड नहीं है ये तो समझ लेना कि ये क्या है, आपका केटायन होने वाला, मतलब के पहले आएगा। हेक्सासाइनो, साइनो लीजेंड होता तो यहाँ पे CN दिखा दो, कितनी बार है, 6 टाइम है। हेक्सा लिखा हुआ तो ऑब्वियस है कि Fe आएगा और इस तरह से आपका कंपाउंड बन गया। बट क्वेश्चन है कि सर ये क्या ये राइट कंपाउंड है, आपको यहाँ पे चेक करना है कि जो फेरस है मतलब आयरन जो है उसका ऑक्सीडेशन 3 होना चाहिए। चलो चेक कर लेते हैं। अगर के को मैं +1 मान लूँ, Fe का मुझे पता नहीं है, इसका Cn का -1 × 6 किया मैंने, -6 = 0 करता हूँ, तो यहाँ पे Fe - 5 = 0 मिल रहा है। यहाँ पे Fe = +5 मिल रहा है जो कि रॉन्ग है। मुझे बोला गया है Fe +3 होना चाहिए। इसका मतलब +3 करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 3 लेना पड़ेगा। तो ये तो फिक्स है, ये 3 कब होगा, जब मेरा के कितना होगा, 3 होगा। तो इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। बोलो समझ में आया कैसे लिखेंगे, सबको समझ में आ रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ज़रा देख लो, शायद आपका दिमाग और चलेगा। मान के चलो कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ गया, ले लो पेंटाक्लोरो, ठीक है, पेंटाक्लोरो नाइट्रो, सिंगल लिया, पेंटाक्लोरो नाइट्रो, और उसके बाद बोला है कोबाल्ट। देख लेते हैं ज़रा कोबाल्ट क्या है, पेंटाक्लोरो नाइट्रो, पेंटाक्लोरो नाइट्रो कोबाल्ट, ब्रैकेट में चलो मैं 3 ले लेता हूँ, ठीक है। ऐसा कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, दिमाग चलाएंगे ज़रा, अपना दिमाग चलाना और देखना है क्या है। पेंटा मतलब 5, तो Cl बोला है 5 लेने के लिए, क्लोरो का मतलब पेंटाक्लोरो हो गया, नाइट्रो बोला है मतलब NO2 बोला है लेने के लिए, तो दोनों को ऐसे कर दो, और कोबाल्ट बोला है तो CO आएगा क्योंकि यहाँ पे सबके सब लीजेंड ही हैं, और ऊपर +3 लिखा हुआ है। तो +3 कब आ सकता है ज़रा देख लेते हैं। Cl का -5 और NO2 का -1, तो कितना हो गया, -6, वहाँ जाके बन जाएगा +6। लेकिन हमें बोला है कि कोबाल्ट का +3 आना चाहिए। अगर मैं इसके ऊपर क्या करता हूँ, -3 लगा दूंगा तो शायद मेरा आंसर राइट आएगा। ज़रा देख लो कैसे। कोबाल्ट का मुझे पता नहीं, इसका -1 मतलब -5, इसका भी -1 मतलब -6 हो जाएगा, और यहाँ पे इक्वल टू -3 है, ये बन गया कोबाल्ट -6 = -3, तो कोबाल्ट = -3 + 6 विल बी +3, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोई डाउट है किसी को कहीं पर भी? पेंटाक्लोरो नाइट्रो कोबाल्ट 3, तो नाइट्रो जो होता है -1 हो जाता है, Cl -1 है, तो COCl5NO2 -3। कोई डाउट है चेक कर लो। तो मेरे ख्याल से आईयूपैक का कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको पता चल गया कि किस तरह से हम आईयूपैक लिखते हैं और किस तरह से आईयूपैक से हम कंपाउंड बनाते हैं। सबको क्लियर है? चलो आपके प्रैक्टिस के लिए मैं एक यहाँ पे दे देता हूँ, अपने आप को चेक करना, जज करना जरा आप लोग कि इसका नाम क्या हो सकता है, ठीक है। चलो मैंने दे दिया यहाँ पे, ये होमवर्क जैसा क्वेश्चन ले लो इसको आप। मान के चलो यहाँ पे दे दिया मैंने लिथियम, ठीक है। फिर हो गया आपके लिए हेक्सा क्लोरो, फिर यहाँ पे हो गया आपके लिए क्यूपरेट, ठीक है, ब्रैकेट में 2 दे दिया है। अब आपको दिमाग लगाना है कि इसका आंसर क्या होगा, ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है। चलो डन, मैं रफ कर दूँ हर एक चीज़ को। तो ये जो आपका कंटेंट था बच्चे, बहुत ही प्यारा आईयूपैक का कंटेंट खत्म हुआ है, और अब मैं शुरू करने वाला हूँ अगेन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट दैट इज कंसिडर्ड एज इयान रूल, ठीक है। तो अब अगला जो टॉपिक आने वाला है ये और भी इंपॉर्टेंट होने वाला है, और जिसका नाम है EAN, इयान रूल, जिसका फुल फॉर्म होता है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का नाम होता है इयान। और रूल क्या है, तो रूल बहुत प्यारा सा रूल है
कि कोई भी एलिमेंट, कोई भी सेंट्रल एटम, जो सेंट्रल मेटल एटम है वो क्या करेगा, लिजेंड से तब तक इलेक्ट्रॉन लेता रहेगा। मतलब द सेंट्रल मेटल आयन और एटम एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम लिजेंड्स till it acquires or it contains the total number of electron which is equal to nearest noble gas। जब तक कि वो नियरेस्ट नोबल गैस के बराबर ना हो जाए तब तक वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन लेते रहेंगे। इसी को बोलते हैं इयान रूल। वापस से मैं रिपीट कर रहा हूँ, इयान का रूल क्या है, बहुत प्यारा सा रूल है कि जो नोबल गैस होगा, जो एलिमेंट है तुम्हारा ऑक्टेट, यहाँ पे जैसे मैं ले लिया, मैंने एग्जाम्पल के लिए FeCN6 ले लिया, ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, मान के चलो यहाँ पे मैंने K3 ले लिया। ये पूरा जो कंपाउंड दिख रहा है, इस कंपाउंड के अंदर जो सेंट्रल एटम है, सेंट्रल एटम इन लिजेंड से कब तक इलेक्ट्रॉन लेता रहेगा, जब तक कि ये Fe अपने नेक्स्ट नोबल गैस के लगभग बराबर ना हो जाए। ठीक है, हमेशा बराबर नहीं आता, कभी कभी 1-2 इलेक्ट्रॉन आगे पीछे भी होते हैं, बट ट्राई करते हैं कि उसके इक्वल हो जाने के लिए। तो इयान, यही इयान का रूल है। समझ में आया सबको, क्लियर है? इयान रूल क्या होगा, सेंट्रल एटम क्या करेगा, एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लिजेंड्स अंटिल इट एक्वायर्स अ स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, या फिर बोल सकते हो कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू द नेक्स्ट नोबल गैस। क्लियर है? यही होने वाला है। अब कैसे निकालते हैं, तो इयान का एक फॉर्मूला होता है, कभी आ गया एग्जाम में व्हाट इज इयान, तो ये फॉर्मूला दिखा देना, Z माइनस एक्स प्लस वाई, ये फॉर्मूला होता है। इयान इक्वल टू Z माइनस एक्स प्लस वाई, जहाँ पे Z का मतलब होता है एटॉमिक नंबर ऑफ सेंट्रल एटम, जो सेंट्रल मेटल एटम होता है उसका एटॉमिक नंबर। एक्स का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज्ड इन ऑक्सीडेशन। तो जब आप किसी भी सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन निकालेंगे तो जो ऑक्सीडेशन आएगा वही तुम्हारा इलेक्ट्रॉन एक्स के लिए माना जाएगा। और नंबर वाई जो होता है आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय लीजेंड। मतलब ये बहुत ईजी होता है पहचानना। लीजेंड कितना इलेक्ट्रॉन देगा, बहुत सिंपल सा है, जितना लीजेंड होगा उसका डबल कर दो। यहाँ पे Cn कितना है 6 टाइम, तो इसका मतलब 12 इलेक्ट्रॉन ये क्या करेगा, Fe को देगा। ये आपका इयान होता है। तो 2 क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। पहला क्वेश्चन व्हाट इज इयान, तो आप बोलेंगे इयान इज डिनोटेड एज Z माइनस एक्स प्लस वाई, या फिर इट इज द सम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ऑक्सीडेशन एंड डोनेटेड बाय द लीजेंड दिस इलेक्ट्रॉन, और Z क्या करता है उसमें से माइनस कर देता है। ठीक है, तो ये आपका इयान का क्या हो जाएगा, फॉर्मूला बन जाता है इयान इक्वल टू Z माइनस एक्स प्लस वाई। ये इयान है, जहाँ पे इन्फॉर्मेशन दिखाओ, 1 मार्क लगेगा तो फॉर्मूला दिखा दो। और अगर आपको बोला इयान रूल बताओ, इयान का रूल बताओ, तो रूल क्या होगा, दैट सेंट्रल एटम एक्सेप्ट्स इलेक्ट्रॉन अंटिल इट एक्वायर्स अ स्टेबल कॉन्फिगरेशन ऑफ नेक्स्ट नोबल गैस। ठीक है, तो इस तरह से आप बताएंगे कि ये इलेक्ट्रॉन लीजेंड से तब तक लेता है जब तक कि नेक्स्ट नोबल गैस के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन के बराबर ना हो जाए। तो इस तरह से क्या होता है, आपका इयान का रूल होता है। और ये मैंने आपके सामने न्यूमेरिकल जो हम सॉल्व करने वाले उसका मैंने फॉर्मूला दिखा दिया है। अब मान के चलो इसका ही आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। K3 FeCN6 दिया हुआ है, तो आप कैसे करेंगे, तो पहले बता दो Fe का नंबर कितना होता है। तो Fe का नंबर होता है 26। चलेगा, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना मिल जाएगा, कि मैंने अभी सॉल्व किया था +3, ठीक है, फिर प्लस Fe के बारे में मुझे आइडिया नहीं है, प्लस -1 × 6 कर दो इक्वल टू 0, तो यहाँ पे मिल जाएगा +3 Fe - 6 इक्वल टू 0, तो Fe इक्वल टू +3 मिल गया। इसका मतलब कि 2 चीज़ें मुझे मिल गई, ये मेरा Z मिल गया और ये मेरा X मिल गया। Y मुझे पहले से पता है 12 दिया हुआ है। अब इस सारे इन्फॉर्मेशन को यहाँ पे पुटअप कर दो, तो बोलो क्या मिल जाएगा, EAN इक्वल टू Z कितना दिया है मैंने 26 दिया है, X कितना मिला 3 मिला, प्लस ये कितना ऐड करना है, तो ये बन जाएगा 25 + 12, कितना आंसर आ गया 36। देखो इयान 30 कितना आ रहा है, 35 नहीं, गड़बड़ हुआ, अब जरा चेक करो, हाँ 35 आ रहा है। तो 35 जो है 36 के बहुत नज़दीक है। Fe कितना है 26 है, इसके नेक्स्ट नोबल गैस कौन सा आएगा 36, बट Fe 26 से 35 तक पहुंच चुका है, मतलब ये नोबल गैस के एकदम नज़दीक आ चुका है। चलेगा, तो ये नोबल गैस के नज़दीक आना चाहते हैं, यही आपका इयान का रूल था। कोई डाउट है किसी को, 1-2 और सॉल्व कराऊँ मैं आपको प्रैक्टिस के लिए, देख लो जरा यहाँ पे फटाफट 1-2 और सॉल्व करा देता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 2 ले लो आप, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। निकल CO4, कहीं कहीं पे सिर्फ ऐसा लिखा होता है, बोलते हैं ये बता दो, निकल CO4 इतना ही देंगे, बोलेंगे इसका सॉल्व कर दो। कैसे करोगे, निकल का नंबर कितना होता है बता दो, 28 होता है। इसका ऑक्सीडेशन सॉल्व कर लो जरा, निकल का, ये देखो 0 है तो ये पूरा निकल 0 हो जाएगा, तो निकल का ऑक्सीडेशन 0 है। Y कितना आएगा, तो CO मतलब कितना हो गया 8 इलेक्ट्रॉन, तो Y 0 मिल जाएगा, मतलब ये कितना मिल गया Z मिल गया, ये कितना मिल गया X मिल गया। क्या मैं सॉल्व कर पाऊँगा, ऑफकोर्स कर पाऊँगा। EAN इक्वल टू Z माइनस एक्स प्लस वाई, Z कितना है 28, X कितना है 0, Y कितना है 8, 28 + 8 36, यस देखो ये 36 हो गया। निकल जो है कि 36 बनना चाहेगा। कोई डाउट किसी को भी कहीं पर भी,
चेक कर लो, फटाफट चेक करो और समझा दो कि हाँ आपको आ रहा है। देख लो जरा ये क्वेश्चन, ऐसा आ गया, बोलेंगे इसको सॉल्व करके दिखाओ, इसको सॉल्व करके दिखाओ। चलो CL हटा देता हूँ यहाँ से, इसके ऊपर डाल देता हूँ मैं एक प्लस चार्ज डाल देता हूँ, ठीक है। मैं अपने आप से क्वेश्चन ले रहा हूँ तो क्वेश्चन शायद रॉन्ग नहीं होना चाहिए, मुझे लग रहा है। तो देखने दो जरा मुझे पहले, यहाँ सॉरी यहाँ पे माइनस आएगा तो परफेक्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे मैंने -2 कर दिया, अब सही होगा, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन आ गया, बोलेंगे इसका जो है कि आंसर निकालो। तो क्या ये आप ट्राई कर पाएंगे ये वाला क्वेश्चन? क्या आप बता पाएंगे कि इसका ईयान कितना आएगा? कोबाल्ट का नंबर मैं आपको बता देता हूँ 27 होता है, मतलब ये Z मिल चुका है। X जरा निकालेंगे आप लोग, देखो ये 0 होता है, ये -4 हो जाएगा, -4 इक्वल टू -2, वहाँ जाके बन जाएगा -4 + 4 बन जाएगा -2, मतलब +2 आ गया। तो मुझे X का वैल्यू आ गया 2, और Y जो है ना आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, यहाँ से 4 और यहाँ से 6, तो 6 का डबल 12। बोलो समझ में आया? कैसे सॉल्व करेंगे? ईयान रूल का फॉर्मूला क्या है बच्चे? तो आप बोलेंगे ईयान इक्वल टू Z - X + Y। समझ में आ रहा है? Z कितना है 27, X कितना है 2 प्लस Y कितना दिया था 12, कितना आ गया 25 + 12, देखो कितना आ गया 37, अगेन 36 के बहुत नज़दीक। मैंने रैंडम अपने आप से क्वेश्चन लिया था, कोई डाउट है तो ये ईयान रूल मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है कि मैंने खत्म कर दिया है। क्लियर है? अब इस टॉपिक में सिर्फ 2 कॉन्सेप्ट बचे हुए हैं, एक आइसोमेरिज्म बचा हुआ है और एक वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बचा हुआ है। चलिए तो शुरू करते हैं आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। बहुत इजी कंटेंट होने वाला है। जो आइसोमेरिज्म वो जनरली यहाँ पे देखेंगे तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म यहाँ पे हम पहले सीखने वाले हैं। जो स्टीरियो आइसोमेरिज्म है उसका डेफिनेशन क्या है कि जो लिंकेज होगा वो कहीं ना कहीं सेम होने वाला है, ठीक है। तो एटम सेम तरीके से अटैच होने वाले हैं, लेकिन जो एटम का पोजीशन होगा वो कहीं ना कहीं अलग होने वाला है, वो कहीं ना कहीं चेंज होने वाला है। मतलब कि सेम लिंक्स रहेंगे अमंग द एटम्स, हाउएवर द डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स आपको दिखाई देगा। तो इसको हम बोलेंगे स्टीरियो आइसोमेरिज्म। और स्टीरियो आइसोमेरिज्म जो होता है उसके अंदर आता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और ऑप्टिकल आता है, जो मैं बाद में सिखाऊंगा। तो आपको यहाँ पे दिया ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या है? सिंपल है कि ये एक नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज नेचर दिखाता है। तो ज्योमेट्रिकल में भी क्या होता है कि एटम के चेंजेस होते हैं, एटम का पोजीशन सेम नहीं होता है, ठीक है। तो जो एटम का पोजीशन अगर सेम नहीं होता तो कॉमन सी बात है कि नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज रहेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आपको सिर्फ हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस में मिलता है, मतलब जहाँ पे जो लीजेंड होंगे वो मोर देन 1 टाइप के होने चाहिए, ठीक है। अब ज्योमेट्रिकल जो है उसके अंदर 2 आते हैं, सिस और ट्रांस आता है। सिस का मतलब है जहाँ पे लीजेंड क्या होंगे, एडजेसेंट पोजीशन को ऑक्यूपाई करेंगे। जैसे एग्जांपल अगर मैं आपको दे दूं, जरा देख लो यहाँ पे, छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, आप ये एग्जांपल ले लो, देख लीजिए यहाँ पे PT NH3 = Cl2 ले लो। तो अगर इसका मुझे सिस बनाना हुआ तो मैं कैसे बनाऊंगा, ये मैं नीचे एक्सप्लेन भी करने वाला हूँ, इनफैक्ट यहीं पे एक्सप्लेन कर लेता हूँ। तो सिस ट्रांस इन स्क्वायर प्लानर। स्क्वायर प्लानर का मतलब होता है जहाँ पे अटैचमेंट 4 होंगे, ठीक है। जैसे कि A मेरा एक लीजेंड है, B मेरा एक लीजेंड है, लेकिन दोनों कितने बार अटैच है, 2 बार अटैच है। तो M मेरा एक मेटल है जहाँ पे 4 अटैचमेंट हो जाएंगे, इसके 2 इसके 2। इसी 4 को मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ कि MA2BC, मतलब ये तीनों लीजेंड है, ABC तीनों लीजेंड है, जहाँ पे A 2 बार रिपीट होगा और B और C क्या होंगे, सिंगल रहेंगे। कोई ना कोई तो रिपीट होना ही चाहिए, क्योंकि सिस और ट्रांस में रिपीटेशन ही तुम्हें क्या करेगा, बताता है कि ये चीज़ें क्या हो रही है, अलग हो रही है, एडजेसेंट पे जा रही है, और ये चीज़ अपोजिट जा रही है। आप ऐसे नहीं बोल सकते कि सर MABCD ले लूँ, चलेगा क्या? नहीं चलेगा, ठीक है, क्योंकि सिस ट्रांस में सबसे जरूरी चीज़ वही होती है। अब एग्जांपल जरा देख लो तो ज़्यादा आपको बेटर आइडिया मिलेगा कि क्या है। जैसे मैंने PT लिया और PT पे NH3 कितना अटैच है, 2 अटैच है। तो अगर मुझे क्या करना है, इसको देख लो यहाँ पे, अगर मुझे इसको करना है सिस, तो मैं क्या करूँगा, NH3 को सेम साइड पे रखूँगा इस तरह से, और एडजेसेंट बोलूँगा इसको। देखो ये एडजेसेंट है और ये Cl मैंने यहाँ पे ले लिया, तो इसको मैं क्या बोलूँगा कि ये सिस अटैचमेंट दिखा रहा है। ये कौन सा अटैचमेंट दिखा रहा है? सिस दिखा रहा है। लेकिन अगर इसका मुझे ट्रांस करना हुआ तो कैसे होगा? तो ट्रांस में मुझे क्या होगा, बोलो, ये अगर NH3 है तो दूसरा NH3 कहाँ जाएगा, इसके अपोजिट में, और अगर ये Cl है तो ये दूसरा Cl यहाँ जाएगा। इसका नाम क्या होगा? इसका नाम हो जाएगा ट्रांस। तो मेरे ख्याल से अब चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी कि सिस और ट्रांस क्या होता है। एडजेसेंट पोजीशन मतलब बाजू वाला, और अपोजिट मतलब जस्ट क्रॉस कनेक्शन लेना है। अब यही हम लेने वाले ऑक्टाहेड्रल। सिस और ट्रांस रिपीट हुआ है ऑक्टाहेड्रल में। ऑक्टा मतलब बहुत से लोग समझते हैं 8 अटैचमेंट, गलत इन्फॉर्मेशन है। यहाँ पे समझना है 6 अटैचमेंट, जिसका लीजेंड कितना होगा, 6 होने वाला है। जैसे कि वो MA4B2 टाइप का हो सकता है, जहाँ पे A और B लीजेंड होंगे, 4 होगा और ये 2 होगा। या फिर MA4BC टाइप का हो सकता है, 4 5 6 ऐसा हो सकता है। या फिर यहाँ पे MB डेंडेड ले लो, जहाँ पे दोनों लीजेंड बनाएंगे और वो 2 बार अटैच होगा, तो 2 2 4 + 2 6। अब ये जैसे एग्जांपल दिया हुआ है, कभी कभी आ सकता है कि ये एग्जांपल किस कैटेगरी को फॉलो कर रहा है, इन चारों में से किसको फॉलो करेगा। तो ये देख लीजिए आप 4 और 2 को फॉलो करें, मतलब ये MA4B2 को फॉलो करेगा। अगर मैं आपसे पूछूंगा इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, देख लो यहाँ पे सिस ट्रांस में कैसे बनेगा। ये रहा मेरे पास CO, मेरे पास Cl कितना है, 2 है। तो मेरी जिम्मेदारी सिर्फ ये बनती है कि Cl कहीं पे भी अटैच करना है
वो पास पास में होने चाहिए, क्योंकि सिस में हमने ये सीखा हुआ है। और एक NH3 यहाँ ले लो, एक NH3 यहाँ ले लो और NH3 यहाँ ले लो, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी क्या होंगे, एडजस्टेंट में ही अटैच माने जाएंगे। देख लीजिए आप, देख लीजिए चारों के चारों NH3 एडजस्टेंट में हुए कि नहीं हुए, ऑफ कोर्स हुए, तो इनको मैं क्या बोलूँगा, सिस बोलूँगा। लेकिन अगर मैं ट्रांस की बात करूँ तो कैसे करेंगे, तो ट्रांस में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, देख लीजिए ये इस तरह से, तो NH3 मुझे क्या बोला गया है क्रॉस में लेने के लिए, तो पहले आप जरा देख लीजिए CH3 यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा आपको कि Cl यहाँ पे, तो Cl यहाँ पे ले लिया मैंने। अब ये हो गया मेरे पास NH3, जिसके क्रॉस में मैं लिखा दूंगा NH3, फिर यहाँ पे NH3 और इसके क्रॉस में ये NH3, ठीक है। तो इस तरह का जो अटैचमेंट होगा कि क्रॉस क्रॉस में ये जा रहा है और ये Cl क्रॉस में चला गया, तो ऐसे जो अटैचमेंट दिखेंगे उसको हम बोलेंगे ट्रांस। और ये सिस और ट्रांस मैंने ऑक्टाहेड्रल का क्या क्या कंप्लीट कर लिया। कोई डाउट है किसी को, कहीं पर भी देख लीजिए, सिस और ट्रांस कंफर्म स्क्वायर प्लानर या फिर ऑक्टाहेड्रल में से कोई एक आ सकता है। बहुत इजी होता है, लोग पता नहीं क्यों कंफ्यूज होते हैं। ट्रांस का मतलब होता है अपोजिट पोजीशन, बस आपको दिखाना है। एक और एग्जांपल अगर मैं समझो लेता हूँ छोटा सा, इस तरह से कोई भी एग्जांपल ले लो, समझो मान के चलो मैं स्क्वायर प्लानर का ले रहा हूँ, ठीक है, ये वाला एग्जांपल ले रहा हूँ। बहुत जगह पे मैंने देखा है इस एग्जांपल को, इस तरह से क्या करेंगे, देख लो यहाँ पे EN लिखा है ना, तो इसका मतलब आपको क्या करना होगा, आपको ये जो EN दिख रहा है यहाँ पे लगा दो, EN लगा दो। हालांकि EN को हम कैसे करते हैं, इथिलीन डायमाइन क्या होते हैं, आपने पढ़ा होगा, इथिलीन डायमाइन जो होते हैं डाइडेंटेंट के अंदर मतलब दो अटैचमेंट दिखाते हैं। तो एक अटैचमेंट यहाँ पे ऐसे ऐसे दिखा दो, और दूसरा इथिलीन डायमाइन आप बनाएंगे उसको ऐसे और ऐसे दिखा, तो ये दोनों आजू बाजू में हो गए, और ये Cl ये Cl, समझ में आ रहा है, चीज़ें क्लियर हो गई हैं। ये इसको हम क्या बोलेंगे, सिस बोलेंगे। और इसके बाद अगर मैंने उल्टा बना दिया अपोजिट अपोजिट, तो वो बन जाएगा मेरा ट्रांस। क्लियर है। तो इस तरह से भी क्वेश्चंस आते हैं जो आपको पता होना चाहिए। कोई डाउट है किसी को आइसोमेरिज्म में यहाँ तक, तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखो, मैं आपको रिप्लाई करने वाला हूँ। क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं, जो अगला कंटेंट इसके बाद आने वाला है और वो हम डिस्कस करते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं एक नया कंटेंट जो होने वाला है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म जो होता है वो कहीं ना कहीं क्लास 12th में हैलोजन डेरिवेटिव में आपने सीखा था इननशोमर के बारे में। वही है कि ऐसे कॉम्प्लेक्सेस जो नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज दिखाते हैं उसको हम बोलते हैं इननशोमर। बहुत से लोग बोलेंगे सर ज्योमेट्रिकल में भी आपने सेम लिखा है। ज्योमेट्रिकल जो होता है एक्चुअल में स्टीरियो आइसोमेरिज्म जैसा नेचर करेगा, जहाँ पे एटम क्या होंगे उसके अलग हो जाएंगे। हालांकि वो भी नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज ही दिखाएगा, क्योंकि जब एटम का पोजीशन अलग होगा तो मिरर में अल्टीमेटली क्या करेगा, अलग दिखाएगा। बट ये हम प्रॉपर मिरर में डाल के चेक करते हैं, मतलब एक कंपाउंड लिया मिरर के सामने रखा तो मिरर में क्या स्ट्रक्चर बनता है और बाहर जो स्ट्रक्चर है दोनों अलग अलग होंगे, उसी को हम बोलते हैं ऑप्टिकल आइसोमर या फिर हम बोल सकते हैं इननशोमर। चलेगा। ऑप्टिकल आइसोमर जो होता है मैं देखने वाला हूँ ऑक्टाहेड्रल में। एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिया हुआ है COEN थ्राइस 3+। तो कैसे करेंगे, देखो ये मेरे पास CO है, मुझे पता है कि EN जो है एक EN दो बॉन्ड बनाता है। तो मैंने क्या किया, देखो यहाँ पे एक EN यहाँ ले लिया, एक EN, ये मैंने ऑप्टिकल आइसोमर मुझे करना है, इस बात का ध्यान रखना। और एक EN मैंने क्या किया, यहाँ पे ले लिया है। तो ध्यान देना, ये जो EN होगा ये क्या करेगा, दो बॉन्ड बनाएगा यहाँ से। ये EN भी क्या करेगा, दो बॉन्ड बनाएगा यहाँ से। और ये EN भी क्या करेगा, दो बॉन्ड बनाएगा यहाँ से। क्लियर है। अब इसके सामने मैंने क्या रखा, इस तरह से मैंने मिरर रख दिया। तो जब मैं मिरर रखता हूँ तो मैं ये देखता हूँ कि ये पूरा पार्ट यहाँ चला जाएगा और ये दोनों भी थोड़े से चेंज हो जाएंगे। मतलब यहाँ पे CO है तो आप देखेंगे कि ये जो पार्ट है आपका कहीं ना कहीं ये यहाँ पे आ चुका है EN, जो कि इस तरह से बनाएगा, देखो इस तरह से। और ये पूरा पार्ट जो है आपका चेंज हो गया है। तो किस तरह से चेंज हुआ जरा देख लो, ये जो यहाँ पे ऊपर था अब यहाँ चला गया है, ठीक है। और ये यहाँ चला गया तो ये हल्का सा थोड़ा यहाँ पे आ जाएगा। मैं यहाँ पे कर लेता हूँ चाहिए तो ये यहाँ पे आ जाएगा और ये यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर है। मतलब मिरर के बाद क्या होगा, आप चीज़ें बदल जाएंगी। चीज़ें समझ में आ रही है अच्छे से। चलो ये जरा देख लो, ऑक्टाहेड्रल रिवर्स लेना है, आप कन्फ्यूजन मत होना। अगर आप कन्फ्यूज हो रहे हैं तो वापस से मैं आपको बता रहा हूँ। बहुत से लोग ऐसा लगेगा कि सर बहुत छोटा सा डायग्राम बना है, वापस मैं रिपीट कर रहा हूँ। देखो CO ये 3 EN है, 1 2 और चाहिए तो आप यहाँ पे ले लो, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये मैंने क्या किया, एक यहाँ डाला, एक यहाँ डाला और ये जो है ये देखो यहाँ डाल दिया, चलेगा। इसके सामने मैंने मिरर ले लिया, मिरर लिया तो बोलो क्या मिलेगा, ये CO। रिवर्स कर दो। अब आप बोलेंगे सर रिवर्स करने में तो कुछ पता नहीं चलेगा। जरा ध्यान देना, ये इंपॉर्टेंट चीज़ क्यों है, क्या ये राइट है, बिल्कुल राइट नहीं है, क्योंकि अगर आप इसको रिवर्स करेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कौन कहाँ जा रहा है। इसीलिए इसका मुझे पैटर्न कैसा लेना पड़ेगा, एक पैटर्न ऐसा लो जिससे हमें पता चले कि हाँ यहाँ और यहाँ पे मत लेना, यहाँ पे लेंगे तो फिर वो रिवर्स होगा तो पता नहीं चलेगा। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि एक यहाँ ले लो, एक यहाँ ले लो। चलो इसको थोड़ा सा क्रॉस करके यहाँ पे ले लो और इसको क्रॉस करके यहाँ पे ले लो। अब देखो ये परफेक्ट। आप जब मिरर लेंगे देखो दोनों में डिफरेंस देखो, आपको समझ में आएगा कि कैसे पता चल रहा है मुझे कौन सा स्ट्रक्चर राइट होगा। अब देखो यहाँ से 2 बनेगा नो डाउट, यहाँ से भी 2 बनेगा नो डाउट और यहाँ से भी 2 बनेगा नो डाउट। कोई डाउट है। लेकिन इसका जब मैं मिरर दिखाऊंगा, इसका जब मैं स्ट्रक्चर दिखाऊंगा, मिरर के सामने डालूंगा, तब देखो क्या होगा, मिरर के सामने इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो यही बनेगा। इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे बच्चे, क्योंकि ये EN यहाँ चला गया, ये EN यहाँ चला गया, यहाँ चला गया। तो क्या देख लो,
ये ऐसा बनेगा। क्या ये ऑप्टिकल आइसोमर हुआ? बिल्कुल नहीं हुआ। लेकिन इसमें देखो, इसमें होगा, ये वाला यहाँ चला जाएगा, समझ रहे हैं सबको, और ये दोनों भी हल्के से स्विच हो जाएंगे, मतलब ये इधर आ गया, ये इधर आ गया, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा। मतलब ये इस एंगल पे था, अब वो इस एंगल पे आ जाएंगे, मतलब ये इस एंगल पे आ जाएंगे, इस तरह से। आ रहा है समझ में? आ रहा है समझ में? तो इसका ऑप्टिकल आइसोमर ये हो सकता है। चीज़ें क्लियर हो गई सबको अभी कैसे मैं क्या बता रहा हूँ? ठीक है। बहुत से लोग कन्फ्यूज होते हैं कि सर ये ऑप्टिकल आइसोमर क्यों नहीं लिया आपने? सबसे ईजी तो ये लग रहा है मुझे, लेकिन ये नहीं ऑप्टिकल आइसोमर, क्योंकि ऑप्टिकल आइसोमर का मतलब है कि एक दूसरे से अलग दिखने चाहिए, दोनों तो सेम ही सेम दिख रहे हैं। इसमें देखो शायद और क्लैरिटी मिलेगी। यहाँ पे क्वेश्चन बदल दिया है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस तो लेना है, लेकिन आपको लेना है कि ज्योमेट्री भी होना चाहिए और ऑप्टिकल भी होना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, मैं अब लेने वाला हूँ ज्योमेट्री वाला, पहले लेता हूँ। ज्योमेट्री में मैं इसका सीस बनाता हूँ। तो सीस कैसे बनेगा? ये रहा मेरे पास PT, EN मेरे पास है 2 और CL मेरे पास है 2। तो मैंने क्या किया, एक EN यहाँ ले लेता हूँ, देख लो ज़रा, और एक EN जो है ना बहुत हल्का सा मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। और CL को क्या करता हूँ मैं, CL को देख लो ज़रा आप, CL को मैं कहाँ ले सकता हूँ, क्योंकि मुझे कुछ और भी चीज़ें करनी है। मान के चलो कि CL को मैंने ले लिया, एक यहाँ ले लेता हूँ, ठीक है, और एक यहाँ ले लेता हूँ, इस तरह से क्रॉस में ले लेता हूँ, थोड़ा सा, इतना भी अच्छे नहीं, ऐसे से क्रॉस में ले लेता हूँ, ठीक है। एक CL यहाँ पे, एक CL यहाँ पे। अब ये क्या होगा, ऐसे बॉन्ड बना दिया, ये क्या होगा, ऐसे बॉन्ड बना दिया। कोई डाउट है? ये सीस है क्योंकि ये दोनों आपस में नज़दीक है, ये दोनों आपस में नज़दीक है। लेकिन जब इसको मैं मिरर के सामने डालूंगा तो मिरर के सामने ये वाला पार्ट वहाँ चला जाएगा और ये वैसे का वैसे रहेंगे, ये वाला पार्ट यहाँ चला जाएगा। देखो ये वाला EN वैसे का वैसे, ये वाला CL वैसे का वैसे, बट ये CL का पोजीशन बदल जाएगा और ये EN का पोजीशन बदल जाएगा। आया समझ में? आया समझ में सबको अभी? तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, सिस और ऑप्टिकल दोनों हो गए। ये सिस भी है और ऑप्टिकल भी है, तो सिस और ऑप्टिकल दोनों को फॉलो कर रहे हैं। साथ में ट्रांस आपको अलग से बनाना पड़ेगा। ट्रांस कैसे बनेगा आपको पता है? ट्रांस तो इस तरह से बन जाएगा, यहाँ पे CL ले लिया और यहाँ पे EN ले लिया, यहाँ पे भी क्या किया, EN ले लिया। समझ में आ गया सबको अच्छे से? कोई डाउट है किसी को? सिस ट्रांस ऑप्टिकल क्या हो रहा है? कोई कन्फ्यूजन? देख लो, ये पूरा बहुत ही मज़ेदार कंसेप्ट था, ऑप्टिकल आइसोमर इन ऑक्टाहेड्रल। और ऑक्टाहेड्रल में आपको ज्योमेट्री और ऑप्टिकल दोनों दिखाना था, जो मैंने आपको दिखा दिया था। सिस के थ्रू दोनों मिलेंगे, ट्रांस अलग से करना पड़ेगा। कोई डाउट किसी को? चलो, तो अब चलने वाला है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, जिसके 4 लिंकेज है। छोटा छोटा एग्जांपल के थ्रू समझ लेंगे, बहुत ईजी होने वाला है, कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है, ठीक है। बहुत बेसिक सा कंसेप्ट है। उसके बाद आएगा वैलेंस बॉन्ड थियरी। तो गेट रेडी फॉर स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। चलिए तो बात करते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की। क्या है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म? बहुत इजी है, देख लीजिए। जब आप बात करते हो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की, इसका मतलब आप बात कर रहे हो इन 4 अलग अलग आइसोमेरिज्म के जो इसके टाइप्स होने वाले हैं। अगर मैं शॉर्टकट में बोलूं कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या होता है, तो आपको बता दूं, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला but different structural formula, but different structural formula, बस इसी को हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा लेकिन स्ट्रक्चर अलग होगा। अब स्ट्रक्चर किस टर्म में अलग हो सकता है, वो यहाँ पे इसके टाइप्स आ गए। जैसे कि लिंकेज आइसोमेरिज्म। लिंकेज का मतलब होता है कि जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो CONH3 5NO2। तो एक आपका लेजेंड ऐसा है जो N के थ्रू अटैच है CR से CO से, जबकि वही आइसोमेरिज्म आपका, वही आपका लेजेंड जो है अब O के थ्रू अटैच है। मतलब यहाँ पे एम्बीडेंटेड वाले कंपाउंड होंगे जो लिंकेज आइसोमेरिज्म क्या करेंगे, दिखाएंगे। तो एक डोनर एटम जो है आपका 2 तरीके से अटैच हो सकता है, मतलब एक लीजेंड जो है 2 तरीके से अटैच हो सकता है, उसको हम बोलेंगे लिंकेज आइसोमेरिज्म। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म की बात करेंगे, देख लो यहाँ पे जैसे CONH3 6 CR CN6 दिया है, ये पूरा होल कंपाउंड देख लो आप। एक तरह से 2 आइसोमेरिज्म है, कैटायनिक एनायनिक इसको हम बोलते हैं। इनको आपने क्या क्या स्विच कर दिया, तो अगर स्विच करते हैं कैटायनिक एनायनिक तो उसको हम बोलेंगे कि हाँ ये कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म है। आयोनाइजेशन क्या होता है? आयोनाइजेशन का मतलब है जैसे इसको ब्रेक करेंगे तो Br- बाहर जाएगा और इसको ब्रेक करेंगे तो SO4 बाहर जाएगा। बट अगर मैं ओवरऑल लिखने जाऊँ तो ओवरऑल जो है कंपाउंड्स पूरे सेम रहेंगे, दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे आयोनाइजेशन जो कंपाउंड बनेगा वो अलग हो जाएगा। सॉल्वेंट का मतलब फ्री वाटर मॉलिक्यूल पहचाना। यहाँ पे 6 जो है आपका पानी है जो कि CR से अटैच है, बाहर नहीं जा सकता है, बट यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल फ्री फॉर्म में जो बाहर जा सकता है, जबकि दोनों का कंपाउंड आप देखेंगे तो सेम रहेगा। तो इस तरह से आपका जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है वो कंप्लीट हो गया। अब हम बात करेंगे, आपको कुछ देखना है लिखना है तो जरा देख लीजिए, ठीक है। ये बेसिक एकदम दिया होगा, कुछ इतना ज़्यादा टेंशन नहीं जरूरत है। लिंकेज क्या होता है पता होना चाहिए। कोऑर्डिनेशन क्या होता है कि सिर्फ आपको कैटायन एनायन का जो पैटर्न रहेगा, मतलब ये जैसे ये कंपाउंड है, ये कंपाउंड है, बस स्विच हो गए, उनके जो लीजेंड्स हो गया उन्हें स्विच हो गए।
यहाँ पे आप आयनेशन देख सकते हो, इस यहाँ पे क्या हो गया, हाइड्रोलिसिस जब करेंगे तो बाहर वाला प्राइमरी वैलेंसी स्विच हो गया बाद में, और यहाँ पे फ्री वाटर मॉलिक्यूल स्विच हो गया है, ठीक है। तो इस तरह के आइसोमेरिज्म को हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, या उसके टाइप्स हैं ये। अब मैं बात करने वाला हूँ वैलेंस बॉन्ड थियरी। तो गेट रेडी फॉर वैलेंस बॉन्ड थियरी, बहुत ईजी होने वाला है। इसमें प्रोसेस स्टेप्स के बारे में बात नहीं होगी, इसमें सीधा आपको जो कंसेप्ट है वो बात होने वाली है, जो आपको एग्जाम में छपेगा, कंफर्म छपेगा। वैलेंस बॉन्ड थियरी से एक क्वेश्चन आना ही आना है। इसमें थोड़ा सा एक कंसेप्ट समझाऊंगा आपको, हाई स्पिन लो स्पिन, वो समझ जाएंगे तो आपके लिए कंसेप्ट बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं वैलेंस बॉन्ड थियरी, आज का लास्ट कंटेंट। चलिए तो शुरू करते हैं वैलेंस बॉन्ड थियरी। वैलेंस बॉन्ड थियरी में जो सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है वो मैं आपको दिखा देता हूं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि लो स्पिन और हाई स्पिन के बारे में। आपको बता दो कि जो लो स्पिन वाले लीजेंड्स होते हैं वो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, CN है, NC है, CO है, NH3 है, EDT है, ये सब लो स्पिन वाले होते हैं। और हाई स्पिन वाले होते हैं Cl, F, Br, I, SN और C2O4। अब लो स्पिन का नेचर क्या है कि वो गेट पेयर्ड बिफोर हाइब्रिडेशन, मतलब जो हाइब्रिडेशन होने वाला है, जो मिक्सचर बनेंगे ऑर्बिटल्स के, उसके पहले ये क्या करेंगे, अपने ऑर्बिटल में ये क्या करेंगे, शिफ्ट हो जाएंगे और पेयरिंग कर लेंगे। और हाई स्पिन वाले पेयरिंग नहीं करते, वो जैसे रहेंगे वैसे के वैसे ही पड़े रहेंगे। क्लियर है? चलो इन कंसेप्ट का यूज करके मैं आपको बताता हूं कि ये नंबर 1 जो क्वेश्चन दिया गया है CONH3 6 टाइम 3+, अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया और आपको बोला गया कि इसका वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के हिसाब से हाइब्रिडेशन बताओ, तो कैसे करेंगे? बहुत ईजी है, कंसेप्ट समझ लीजिए, आप हर एक आंसर कर डालेंगे। चलो सबसे पहला क्वेश्चन आपके लिए कि CO जो है उसका एटॉमिक नंबर कितना है। तो एटॉमिक नंबर ऑफ CO, तो आपको बता दो एटॉमिक नंबर जो होता है 27 होता है। अब इसका तुरंत आप क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन निकालेंगे। तो इसका ऑक्सीडेशन कितना आ गया वो भी देख लीजिए। तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ CO जो है, अगर आप देखेंगे 0 हो गया, ये +3 डायरेक्ट आ जाएगा, तो +3। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल दो। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ CO, पहले नॉर्मल CO का लेंगे। तो आर्गन 18 होता है, और उसके बाद मैं लेने वाला हूँ, यहाँ पे जरा देख लो, आर्गन 18 के बाद मैं लेने वाला हूँ, कितना होता है 18 + 2 20, मतलब ये हो गया मेरे पास 4S2 और 3D7। देख लो 18 + 2 20, 20 + 7 27। बट यहाँ पे बोला गया है, स्पेसिफिक आपको बोला गया है कि ये +3 दिखाता है। इसका मतलब अगेन मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अब +3 का निकालूंगा, तो यहाँ पे आ जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ CO +3। क्या बन जाएगा? कोई भी चीज़ +3 कैसे बनती है? ऑब्वियस है, S में से पहले निकलता है इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से गया होगा, 1 यहाँ से जाएगा, मतलब आंसर बन जाएगा 3D6। सबको समझा यहाँ तक? कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसको आप क्या करेंगे, ऑर्बिटल के टर्म में दिखा दो, ठीक है। ये देखो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ कि CO जो 3+ है मेरा, वो ऐसा दिखेगा 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, ठीक है। इसके पहले अगर आपको रखना है तो आर्गन रख लीजिए अपने रेफरेंस के लिए, ताकि कन्फ्यूजन ना हो। 1 2 3 4 5 और ये 6 है। कोई डाउट है? अब ये मुझे देखना है कि जो NH3 है क्या वो लो स्पिन है कि हाई स्पिन है। तो NH3 आता है लो स्पिन में, तो हाइब्रिडेशन के पहले क्या होगा, ये गेट पेयर्ड होने लगेंगे। तो ये मेरा कौन सा ऑर्बिटल है, 3D ऑर्बिटल है, चलेगा। 3D के बाद कौन आएगा, देखो 3D 4S आ चुका है, 3D आ चुका है, दिखाई दे रहा है आपको। तो 3D के बाद कौन आएगा, यहाँ पे 4, देख लीजिए। कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए सर कहाँ से बन रहा है ये सब। देख लो 3D आ चुका है, ये बन जाएगा आपका 4S, ये बन जाएगा आपका 4P। दिखाता हूँ, सब कुछ दिखाता हूँ, टेंशन लेने की जरूरत नहीं बिल्कुल। चलो अब क्या होगा, ये इनके एक्स्ट्रा ऑर्बिटल होंगे जो ब्लैंक रहते हैं। अब क्वेश्चन आपके लिए वही सिंपल वापस, ये NH3 क्या है, लो स्पिन है। तो लो स्पिन में क्या होता है कि ये अपने आप को क्या करेंगे, कंडेंस करने लगेंगे। तो ड्यू टू लो स्पिन नेचर आपका D ऑर्बिटल जो है चेंज हो गया, कुछ ऐसा बन जाएगा। 1 2 ये पहले से थे, अब ये यहाँ पे शिफ्ट हो गया और ये दोनों यहाँ शिफ्ट हो गए, तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा। अब ये 2 ऑर्बिटल मुझे खाली मिल रहे हैं फिलहाल, तो ये 2 ऑर्बिटल मुझे खाली जगह कितनी चाहिए वो भी आप याद रखो। NH3 कितनी बार दिया है, 6 टाइम दिया, मतलब मुझे 6 जगह खाली चाहिए। तो 2 तो मुझे यहाँ से मिल गया, 1 मुझे यहाँ से मिल जाएगा, 2 1 3, और फिर आगे जो बचा हुआ है 3 मैं यहाँ से ले सकता हूँ। देख लो 1 2 3 4 5 6, मतलब इस तरह से मैं यूज़ कर सकता हूँ, चलेगा। तो ये मेरा हो जाएगा S और ये मेरा हो जाएगा P के 3, चलेगा। ये 4S है और ये 4P है, और ये यहाँ से जब मैं इनको कंबाइन करूँगा तब मेरा आंसर बन जाएगा कि जो कोबाल्ट 3+ है वो प्रॉपर कौन सा हाइब्रिडेशन दिखा रहा है। तो आप बोलेंगे D2sp3 नेचर दिखा रहा है। कोई डाउट है किसी को? D2sp3
D2sp3 का मतलब क्या हो गया, देखो ये 3 + 2 5, 5 + 1 6। मैंने बोला था आपको 6 अटैचमेंट आइसोमेरिज्म में, मैंने आपको बोला था 6 अटैचमेंट का मतलब ऑक्टाहेड्रल, मतलब इसका जो शेप होगा वो कहीं ना कहीं ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री का होगा ये। तो ये कैसा नेचर दिखाएगा, ऑक्टाहेड्रल नेचर दिखाने वाला है। कैसा नेचर दिखाएगा, ऑक्टाहेड्रल नेचर दिखाएगा। क्या ये डायमैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक है, देख लो आप यहाँ पे, जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आएंगे NH3 के, ये NH3 के इलेक्ट्रॉन है, कन्फ्यूज मत होना सर कौन सा इलेक्ट्रॉन है, NH3 के इलेक्ट्रॉन है। तो जब NH3 के इलेक्ट्रॉन आएंगे यहाँ पे तो सब क्या बन जाएंगे, पेयर्ड, इसलिए इसको हम बोलेंगे डायमैग्नेटिक। इतना आंसर आपको बताना है आपके आंसर में, इतना चीज़ आपको बताना होगा, 2 से 3 मार्क का आंसर होगा ये, क्लियर है। चलो दिखाता हूँ मैं COF6 के बारे में। आप बोलेंगे सर ये भी तो सेम आ रहा है, ऑफकोर्स सेम आएगा, ये सारी चीज़ें सेम रहेंगे। एटॉमिक नंबर ऑफ कोबाल्ट सेम, एटॉमिक नंबर ऑफ CO27 सेम है, ऑक्सीडेशन भी आपको सेम ही मिलने वाला है। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ CO देखो ये -6, वहाँ जाके बन जाएगा +6 -3, तो +3 आ जाएगा। और अब मैं बात करूँगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, तो शॉर्टकट में लिखता हूँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ CO बन जाएगा आर्गन 4s2 3d7। बहुत से लोग बोलेंगे सर जब सब कुछ सेम है तो अलग क्यों हो रहा है ये नेचर, बताता हूँ मैं क्यों अलग हो रहा है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 3+, तो वापस ये आ जाएगा आर्गन, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन, मतलब 3d6 बच जाएगा। 3d6 को अगर मैं इस तरह से बनाता हूँ 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और ये आ गया आपका 6, चलेगा। तो अब क्या होने वाला है ज़रा देख लो, ये तो अब मिल गया आपको कोबाल्ट जो 3+ है उसका आप सॉल्व करके बता रहे हो, तो ये मिल गया आपको 3D। इसके आगे क्या होंगे 4s और 4p जो होंगे ब्लैंक ऑर्बिटल मिलते हैं, 4s 4p ब्लैंक ऑर्बिटल मिलते हैं। बट ये कैसा लीजेंड आपने लिया है, F लिया है, जो कि क्या है आपका हाई स्पिन है, डू नॉट गेट पेयर्ड, मतलब ये अपनी जगह कभी भी छोड़ेंगे नहीं, ये जैसे हैं वैसे के वैसे ही रहेंगे। तब यहाँ पे तकलीफ होने वाली है किसको, CO को। क्यों, क्योंकि CO को चाहिए टोटल कितने जगह, 6 जगह चाहिए। देखो यहाँ पे F6 टाइम है, जबकि यहाँ पे जगह कितने अवेलेबल है 1 2 3 4, सिर्फ 4 अवेलेबल है। तो आप क्या करेंगे, आप ये जो 5 दिख रहा है उसको वैसे का वैसे रख दो, 1 2 1 2 3 4, इसमें कोई चेंजेस नहीं करना है। अब इसके आगे आपके पास 4s है, यहाँ पे 4p है, ठीक है। अब आगे आप बनाएंगे 4d, दिख रहा है 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, ये आ जाएगा 4d। अब एक चीज़ और ध्यान देना जो MCQ में बन सकता है, जब आप D3D वाला यूज़ करेंगे, जो पहले से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में था उसको बोलते हैं इनर d ऑर्बिटल, और जब आप एक्स्ट्रा एक्सपांड करके बनाते हो तो उसको बोलते हैं आउटर d ऑर्बिटल। मतलब ये आउटर ऑर्बिटल हुआ, ये इनर ऑर्बिटल हुआ, इस बात का भी ध्यान रखना। कभी कभी पूछेंगे कौन सा ऑर्बिटल यूज़ हो रहा है D का, तो आउटर इनर टिक मार्क करना होगा। चलो यहाँ पे क्या होगा आप जरा देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बहुत ज़्यादा हो गया, मुझे तो सिर्फ 6 चाहिए। तो S का 1, P का 1, P का 2, P का 3, मतलब टोटल 4 5 6, मतलब मेरा जो आंसर होगा यहाँ पे इन सबको जब मैं कंबाइन करूँगा यहाँ तक, तो मुझे जो आंसर मिलेगा वो कुछ ऐसा मिलेगा कि CO3+ जो है, जब मैं आर्गन लेता हूँ तो यहाँ पे D में तो परफेक्ट 1 2 3 4 5 6, इसमें कोई टेंशन नहीं था। ये जो कंबाइन होकर आपको क्या मिल जाएगा पूरा का पूरा, ये कंबाइन होकर मिल जाएगा sp3d2। आप बोलेंगे सर दोनों सेम है, हाँ ऑक्टाहेड्रल ये भी दिखाएगा, बट जो दिख रहा है वही आप बताना, एग्जाम में कंफ्यूज मत होना कि आप कुछ अलग लिख के आ गए। जैसा हाइब्रेशन दिख रहा है वही, क्योंकि दोनों अलग अलग हाइब्रेशन का नेचर है। यहाँ पे एक में इनर d ऑर्बिटल यूज़ हुआ है, एक में आउटर d ऑर्बिटल यूज़ हुआ है। अब इसका आप बोलेंगे ऑक्टाहेड्रल, नो डाउट ऑक्टाहेड्रल सही जवाब है। डायमैग्नेटिक के पैरामैग्नेटिक, तो आप बोलेंगे अनपेड इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं, तो बन जाएगा पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक आपका आंसर हो जाएगा। चेक कर लो कितना ईजी है ये, बहुत ज़्यादा ईजी है। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि आप कोई भी आप करोगे आपको बहुत अच्छा आंसर मिलेगा, बहुत अच्छा आंसर मिलेगा, ठीक है। कोई डाउट है किसी को कहीं पर भी? तो इसी के साथ आपका ये 1 शॉट लेक्चर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का मैंने खत्म कर दिया है। इसके आगे बुक में दिया है 2-3 और एग्जाम्पल, बट अब आप कर सकते हो। अब आपके पास वो कैपेसिटी आ चुकी है, वो अंडरस्टैंडिंग मिल चुकी है कि वैलेंस बॉन्ड को हम कैसे टैकल करते हैं। चलेगा, एक छोटा सा टेबल दूंगा, उस टेबल को भी याद रखो, आपको बहुत काम आएगा, ठीक है। तो चलो वो टेबल राइट डाउन कर लो फटाफट अपने बुक में। चलिए, तो उस टेबल की मैं बात कर रहा था जो आपके सामने इस समय दिख रहा है। ये टेबल है, आपको कोऑर्डिनेशन नंबर मैंने लिखा हुआ है, एक साइड में हाइब्रिडाइजेशन और दूसरे साइड में शेप। अगर कोई कोऑर्डिनेशन नंबर 4 दिखाता तो उसका जनरली हाइब्रिडाइजेशन आप देखेंगे sp3 फॉलो होगा, और 4 वाले का dsp2 भी हो सकता है, 5 वाले का sp3d होगा, जबकि 6 वाले का आप d2sp3 या sp3d2 देखेंगे, जो कि आपने आज देखा था
इसी लेक्चर में, चलेगा। दोनों एग्जांपल मैंने कराया था। इनके शेप क्या हो सकते हैं, वो शेप भी आप याद रख लीजिए हाइब्रिडेशन के बेसिस पे। बहुत इजी है। sp3 मतलब एक s और p3 मिला के 4 होगा तो टेट्राहेड्रल। यहाँ पे 1 2 3 4, ये 4 है तो आपको स्क्वायर प्लेनर मिल जाएगा। यहाँ पे 3 4 5 है तो ट्राई मतलब 3, बाय मतलब 2, तो 3 और 2 मिला के 5 हो जाएंगे। और ये मैंने आपको बताया था कि 6 के लिए ऑक्टाहेड्रल आपको याद रखना है। क्लियर है। तो इस तरह से जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है वन शॉट लेक्चर में मैंने खत्म कर दिया है। बात करेंगे अगले कंटेंट की जो आपको बहुत जल्दी मिलने वाला है, और क्वेश्चन बैंक भी मैंने चालू किया हुआ है। तो प्लीज 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 इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाओ, ताकि महाराष्ट्र के कोने कोने में जो बच्चे क्वेश्चन बैंक के लिए यहाँ भटक रहे हैं, जो बच्चे वन शॉट लेक्चर के लिए यहाँ भटक रहे हैं, उनको नहीं मिल रहा है प्रॉपर, ठीक है, या अप टू डेट एक्सप्लेनेशन नहीं मिल रहा है। यहाँ पे हर एक चीज़ आपको वेल प्रिपेयर्ड समझा के दी जा रही है। आप एक बार आप वन शॉट लेक्चर देख लीजिए और उसके बाद आपको चैप्टर का हर एक कंटेंट क्लियर हो जाएगा। तो आप आसानी से जो है कि आंसर्स लिख सकते हो, इसकी गारंटी है। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में एक नए कंटेंट के साथ में। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ में। आपको डेली यहाँ पे कुछ ना कुछ मैं रिलीज करते रहूँगा, चाहे वो क्वेश्चन बैंक का आंसर हो, चाहे वो वन शॉट लेक्चर हो, चाहे वो कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो। ठीक है, हर एक चीज़ आपको मैं कुछ ना कुछ रिलीज करते रहूँगा। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में एक नए कंटेंट के साथ में। तब तक आप बहुत सारे स्टडी